Okay, Assalamu alaikum. This is 10th meetup of software crafters. Just to reiterate कि हम यहाँ पे क्यों जमा होते हैं. The idea is to build a community in the region जिसमें हम लोग साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, नए पैराडाइम्स और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को एक्सपेरिमेंट कर सकें और see if we can help each other grow. So basically हमारा प्लान है कि हम लोग 3 बजे तक सारी डिस्कशंस रैप अप कर लें और उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाके काटास करेंगे ऑन टीटीडी एंड देन 5:15 हम लोग वापस आएंगे एंड देन फिर रेट्रो करेंगे, अपने सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होंगे. जस्ट टू रिटरेट कि डिस्कशन लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ क्लासरूम, ताकि हर कोई जो है वो डिस्कशंस इनिशिएट कर रहा हो और जो चीज़ कन्फ्यूजन है उसको जो है वो, या कोई अगर कोई चीज़ मालूम है तो उसको शेयर कर रहा हो. सो स्टार्ट करते हैं. ऑल कोड इज गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट. कोई मुझे यहाँ पे समझा सकता है कि हम लोग कोड टेस्ट क्यों, यूनिट टेस्ट क्यों लिखते हैं या सब टेस्टिंग क्यों करते हैं, इवन दो हमें ऑब्वियसली हम कोड चला के देख चुके होते हैं और चल रहा होता है, इसकी रीजन क्या होती है? हेलो. हम्म. एक्चुअली जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके 3 फेजेस होते हैं. पहला जो उसका फेज होता है फॉर टेस्टिंग इज अ यूनिट टेस्टिंग, जिसमें हम कोड नहीं, कोड का बिहेवियर देख रहे होते हैं, दैट हाउ योर कोड विल परफॉर्म. आपका कोड कैसे परफॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग. जिसमें हम ये सब करते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें मैंने एक सर्विस लिखी है बैंक की, जो कि अमाउंट जो है वो अगर एक्सीड कर जाए तो रिटर्न में एरर देती है. तो मैंने उसके अंदर मॉक के थ्रू एक सेट अमाउंट करा दिया और रिटर्न में उससे ज्यादा अमाउंट मांग के चेक कर लिया कि हाँ जी एरर प्रॉपर दे रही है. सेकंड हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि हमारे कोड का बिहेवियर बताती है. कोड का बिहेवियर बताएगी कि कोड कैसे बिहेव कर रहा है हमारा. लाइक उसमें एक्सेप्शंस हैं तो एक्सेप्शंस को हमने अपने पास मॉक कराया, एक्सेप्शंस को अपने पास चेक किया, एक्सेप्शंस करेक्ट टाइम पे आ रही है नहीं आ रही. और थर्ड फिर हमारे पास आता है एंड टू एंड टेस्टिंग, जिसमें हम पूरा का पूरा फ्लो चला के देखते हैं. तो इससे फायदा ये होता है कि जब हम ये चीजें कर लेते हैं तो हमारे पास जो कोड के फर्दर जो मतलब प्रोडक्शन में जाके या कहीं पे जो कोड के फटने के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम इस कोड को 3 से 4 फेजेस से गुजार के ऑलरेडी देख चुके होते हैं. तो मिनिमम चांसेस होते हैं कोड के क्रैश कर जाने के. ओके, नाइस. ये एक अच्छी एग्जांपल है. इनान भाई ये बताना चाहेंगे कि इसके अलावा कोई फायदा है उसका, rather than कि सिर्फ क्रैश नहीं होगा प्रोडक्शन में जाके या कोई एरर नहीं आएगा प्रोडक्शन में जाके, उसके अलावा? इसके अलावा भी फायदा है. इसके अलावा फायदा ये है कि आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इससे वो हो जाता है. बिकॉज आप जैसे कि फर्ज करें, अब आप लोग अगर स्प्रिंग पे आप काम कर रहे हैं या किसी भी उस पर काम कर रहे हैं और उसमें आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन की है. आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन फर्ज करें कि आपने एक ऑटो वायरिंग करके वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करा दिया है, और अब आपको सर्विस के अंदर उसको इंजेक्ट कराना है, लेट से थ्रू कंस्ट्रक्टर या किसी और तरीके से. अब आपको अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स की, या फिर और एग्जांपल एक देखते हैं कि आप जो है वो आपने कोड में कहीं पर ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन कहीं पे गलत करा दी है. सही है. और जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के टाइम का वो पता चल गया कि जनाब ये इनिशियलाइजेशन गलत है, आपको ये यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है. आपने वहीं पे अपने कोड को सही कर दिया, तो आपके कोड की परफॉर्मेंस बेटर होती है. और दूसरा जो है वो फिर आपके एरर्स और एक्सेप्शंस वगैरह पकड़ में आ जाती है. बेसिकली अब ये कहना है कि रिफैक्टरिंग जो है हम बहुत कंफर्टेबली या कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं. बिल्कुल. एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये होती है कि जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं तो वो एक अलग पैराडाइम से सोच रहे होते हैं. उस टाइम मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं सोच रहा होता कि एरे होगा और स्ट्रिंग होगी. मैं जो प्रॉपर बिजनेस यूज केस होता है वो रख रहा होता हूँ कि वो यूज केस पूरा होता है कि नहीं होता, और उसके अगेंस्ट एक टेस्ट लिख लेता हूँ. तो इन केस कभी भी वो बिजनेस केस, वो लेट्स से मैं नई कोड ऐड करता हूँ, नया फीचर ऐड करता हूँ और बिजनेस केस को ख़राब कर देता हूँ, तो स्पेसिफिकली वही टेस्ट फटता है और मुझे फ़ौरन से पता चल जाता है कि मैंने क्या चीज़ गलत की है या कौन सी फंक्शनलिटी ब्रेक की है, तो मेरे लिए उसको ठीक करना बहुत ईजी होता है. बिल्कुल. बिल्कुल. जाजिब भाई की बात में एक और चीज ऐड करूंगा कि टेस्ट लिखते वक्त जो दूसरा माइंडसेट होता है, बेसिकली हम एज अ यूजर ऑफ आवर क्लास या सर्विस सोच रहे होते हैं. अगर हमने किसी क्लास या सर्विस से टेस्ट लिखे हैं तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं यदि कोई यूजर मेरी क्लास को यूज करेगा एज ए यूजर, एज इन कोई और प्रोग्रामर, तो उसको उसका इंटरफेस या उसको उस क्लास को यूज करते हुए किस तरह फील होगा, एज इन उसका जो आउटसाइड पब्लिक व्यू है क्लास का वो कैसा है.
यानी कि अगर क्लास के फंक्शंस के नाम वगैरह बहुत हमने वियर्ड बनाए हुए हैं, तो उसका जब हम उसे यूज कर रहे होंगे तो उसमें हमें क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी क्लास जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, उसकी जो मेथड्स के नेम है वो हमें इतना अच्छा वो नहीं दे रहे, फील नहीं दे रहे, कह सकते हैं। नहीं तो ये यूजर के लिए होगा या ये दूसरे डेवलपर के लिए होगा जो दूसरी टीम में काम कर रहा है? कोर्स दूसरे डेवलपर के लिए होगा, क्योंकि क्लास यूजर तो हम्म एंड यूजर तो यूज नहीं करता, दूसरा हम्म। यूजर जो यूजर होगा वो बेसिकली कोई और प्रोग्रामर ही होगा अपना। यूजर से आपका मतलब है ओके दूसरे डेवलपर्स से। यस। ओके। एक एक अच्छी एग्जांपल होती है कि टेस्ट एक्चुअली जैसे एक बैलेंस शीट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं कि आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आप उसके एंड में आप उस कस्टमर को एक चेकलिस्ट दे रहे हैं कि ये देखें ये सारे बिहेवियर्स आपने एक्सपेक्ट किए थे, ये सारे बिहेवियर्स आपने मांगे थे। तो यूनिट टेस्ट आपके लिए एक बैलेंस शीट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं कि सारी चीज़ें टिक हो रही होती है कि ये सारे बिहेवियर्स करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बिल्कुल। बस इसमें एक चीज़ मेरी तरफ से ऐड करता हूँ कि यूजुअली होता क्या है, डेवलपर का जो है और क्यूए के अप्रोचेस अलग होती हैं। तो अगर आप एज अ क्यूए माइंड लेके सोचते हो तो आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, और एज अ डेवलपर आप जो है वो बस यूज केसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो वो क्यूए बेसिकली जो है आपका एंड यूजर भी हो सकता है, दूसरी टीम का डेवलपर भी हो सकता है। तो यूनिट टेस्टिंग हम इस टाइप की सारी चीज़ें इसके लिए कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट माइंडसेट के साथ देख रहे हैं कि हमारा कोड कहाँ कहाँ ब्रेक हो सकता है, कौन से ऐसे टेस्ट केसेस हैं जो कि हमने कवर नहीं किए हैं अभी तक। तो एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अप्रोच को डेवलपमेंट में इंक्लूड कर रहे होते हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, द आइडिया है कि हम लोग पहले टेस्ट लिखें एंड देन उसके बाद कोड लिखें। दिस इज कॉल्ड टेस्ट, मतलब इन नटशेल दिस इज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। समरी मतलब किसी को कुछ आइडिया है इसका, किसी ने नाम सुना है पहले या इम्प्लीमेंट किया है कभी, ये प्रैक्टिस की है इसके बारे में? नाम सुना है बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह की है कि मोस्टली डेवलपमेंट करने के बाद ही टेस्ट लिखे हैं, पहले टेस्ट लिख के लाइक डेवलपमेंट नहीं की है। क्योंकि पहले टेस्ट लिख के डेवलपमेंट तो इस तरीके से है ना कि आपने कोई मॉक सर्विसेज वगैरह बना ली है @ बिफोर लगा के, कोई मेटा डेटा प्री आपने कंपाइल पहले से आपने डेटा बना लिया उसके, तो इस तरह नहीं किए बट हाँ कोड लिखने के बाद बिल्कुल किए। ओके। बेसिकली टेस्ट आई ड्रिवन गेस डेवलपमेंट में ये होता है कि हम अपने कोड से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो ये करेगा, तो हम कोड लिखने से पहले वो एक्सपेक्टेशंस जॉट डाउन कर रहे होते हैं टेस्ट की फॉर्म में कि आई एक्सपेक्ट माय कोड टू डू दिस, और फिर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए हम कोड लिखते हैं। फिर हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, फिर हम कोड बढ़ाते हैं, तो ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया मेरे जहन में TDD का। एक्सपेक्टेशन के लिए मिनिमल कोड लिखते हैं। यस, एक मिनिमल इजी। कोड। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम टेस्ट तब लिखते हैं कि जब हमें ये पता होता है कि हमारा फंक्शन जो है हमें रिटर्न में ये चीज देगा, या हमें ये पता हो कि इस फंक्शन के अंदर अगर हम जो चाह रहे होते हैं, जो रिक्वायर्ड जो होता है हमें, अगर हम वो फंक्शन के पैरामीटर में अगर टेस्ट करते वक्त उस पैरामीटर में वो चीज भेज के अगर हम उस फंक्शन को टेस्ट कर लें, क्योंकि अब फंक्शन कैन ओनली परफॉर्म वन टास्क ओनली एट अ टाइम। तो ये ऐसा ही होना चाहिए कि एक फंक्शन को एक ही काम करना चाहिए। तो जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा फंक्शन हमें ये रिटर्न करेगा, और जब वो टेस्ट क्लियर पास हो जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये वाला फंक्शन वर्किंग में है या ये वर्किंग में नहीं है। तो ये इससे हमें आसानी हो जाती है, अपना जो प्रोडक्शन का कोड है तो हम उसको एज अ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब होता यह है कि जब हमारे क्लाइंट आता है हमारे पास, जो विच कैन बी प्रोडक्ट ओनर, विच कैन बी एनी फ्रीलांस गाय जो भी, तो हमें एक लिस्ट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है कि ये जो मेरी जो है वो है रिक्वायरमेंट्स हैं। और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ये कहते हैं कि वो आप एक एक फीचर को उठाएं, उसके यहाँ तो एक फीचर अगेंस्ट एक टेस्ट बन जाए, एक फीचर के अगेंस्ट जो मल्टीपल 3 या 4 टेस्ट बन जाते हैं। तो हम वो पहले एक एक टेस्ट ऐड करते हैं और उसके लिए मिनिमल कोड ऐड करते हैं, और इस तरह बैक एंड थ्रो चल रहे होते हैं। तो ताकि जब एंड ऑफ द कोड ये होता है कि उसमें हमारे जो फीचर लिस्ट होती है वो हमारी चेकलिस्ट बन जाती है कि हाँ ये सारे फीचर्स जो इम्प्लीमेंट हो गए और ये टेस्ट हैं जो उसके प्रूफ हैं। और हमने उसके लिए, क्योंकि हम सुबह सेट के मिनिमल कोड लिखा होता है क्या, तो उसमें होता है ये कि हमारी जो असम्पशंस होती हैं कोड लिखते हुए कि यहाँ पे नल आ सकता है, या ये वैल्यू लेस देन 10 हो सकती है, या कोई और भी हम जो चेक्स लगा रहे होते हैं हमने वो नहीं लगाए हुए होते हैं, हमें पता होता है कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं
और कौन से नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा कोड भी नहीं आता उस चक्कर में। मिनिमल क्यों कह रहे हैं? मतलब सवाल ने भी कहा मिनिमल होना चाहिए, इजाजत तुमने भी कहा मिनिमल होना चाहिए, वाई मिनिमल? ओके हाँ, हाँ मैं बता दूं। हाँ हाँ बताओ। क्योंकि एक पॉपुलर सेइंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि लेस लाइंस ऑफ कोड मींस लेस चांसेस फॉर बग्स। तो बेसिकली मिनिमल इस सेंस पे भी देख सकते हैं कि लेस लाइंस ऑफ कोड टू सेटिस्फाई और एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई हैं तो व्हाई वुड वी राइट मोर कोड? थैंक यू। सुभान ने बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल दी है। मैं अगर इसको एक और उसमें ये बोलूं तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का माइंडसेट ये होता है कि हम रेड से ग्रीन पे मूव करेंगे। इनिशियली हमारा कोड जो है वो रेड होगा, जो हमने टेस्ट लिखा होगा कि उसकी डोमेन क्लासेस नहीं होंगी, और फिर हम उसमें क्लासेस ऐड करते जाएंगे और हम उसको ग्रीन करते जाएंगे। तो मिनिमल एफर्ट्स के साथ जो ग्रीन हो जाए हम उसकी तरफ मूव करेंगे। उन्होंने कुछ लाइंस लिखी वो रेड थी इनिशियली, उसके बाद उसकी डोमेन क्लासेस ऐड करी और फिर उसके बाद वो ग्रीन हो गई। तो ये मिनिमम जितनी एफर्ट्स में ये काम हो जाए उतना अच्छा है। रेड और ग्रीन से आप ये कह रहे हैं बेसिकली आपके टेस्ट पास हो रहे हैं उस लाइंस के लिए, और यानी कि रेड के लिए ये है कि आपके टेस्ट पास नहीं हो रहे और ग्रीन के लिए ये है कि टेस्ट पास हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि TDD का इंट्रोडक्टरी सेशन है ये थोड़ा सा। किसी को खास तौर पर जो नए बंदे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको कोई चीज़ काउंटर इंट्यूटिव लग रही है कि आप कोड करने से पहले आप उसके टेस्ट लिख रहे होंगे फिर कोड कर रहे होंगे, और डू यू थिंक इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, स्लो हो जाएंगे या एनीथिंग? सब अग्रीमेंट में सब? यस अब तक किया नहीं है इस तरह टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, तो आई थिंक मैं तो इसलिए नहीं किया कि ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा टाइम जो हम सिंपल की डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर लेंगे उसमें से आधा डिवाइड हो जाएगा फिर टेस्ट में, तो फिर 1 महीने का काम 2 महीने में होगा। सही। यही चीज वैसे बेसिकली काउंटर इंट्यूटिव है हमारे लिए। लोगों को ये ऐड करेंगे इसे। सॉरी क्या ऐड करना? ये बेसिकली कॉमिक या ये जो ग्राफ है यही बहुत अच्छा सब समझा रहा है इस चीज। हाँ अभी आप किसी ने मेंशन किया था ना कि डेवलपमेंट हम कर लेते हैं और टाइम बच जाता है। तो यूजुअली होता ही है कि अगर हम टेस्ट नहीं लिखते शुरू में, अगर टेस्ट लिखे ही ना बाद में भी नहीं लिखे तो फिर तो सुपर एक्स्ट्रा पता नहीं है लाइन कितनी ऊपर और जाएगी, कितना केओस क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम टेस्ट पहले लिख लें तो यूजुअली जो केओस बाद में आने वाला होता है डिलीवरी के टाइम पे या जब चीज़ प्रोडक्शन पे चली जाती है उसके बाद जो मसले पता चलते हैं वो हमें बहुत पहले पता चल जाता है, और फिर उस टाइम पे चीज़ें करेक्ट करने की कॉस्ट भी कम होती है और टाइम भी बहुत बच जाता है। और फिर जो अगर टेस्ट ना लिखे हुए उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट और टेक डेट जो क्रिएट होते हैं उसकी वजह से वो एक अलग कॉस्ट होती है। अच्छा एक और चीज ये कि ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़यान आ रहा है उसमें ये है कि बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को एज अ वन टाइम एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर एक लायबिलिटी होती है, हमें कॉन्स्टेंटली उसको मेंटेन करना होता है, ओवर द ईयर्स इवॉल्व कराना होता है, बग्स फिक्स करने होते हैं, अपडेट्स लानी होती है। तो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टेबल नहीं है ना तो ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट कभी ना कभी हमें करने पड़ेंगे। राइट, प्रोबेबली हम सिर्फ मतलब मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट की हद तक ही शायद सोच रहा हूँ, इसलिए प्रोडक्शन का सभी इतना आइडिया है नहीं इसमें। लेकिन बेसिकली ये हो जाएगा आइडिया आपको। अब वो तो अभी मैं सिर्फ इसलिए मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दिया कि आपको जो चीज लग रही है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं। जब मैं कुछ ऐड सेमेस्टर प्रोजेक्ट उस लिहाज से समझो कि तुम्हारे पास जो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट बताया था वो तुम्हारा FIP है। फर्स्ट ईयर में जो कोड लिखा था उसको तुम्हें FIP में भी चलाना है। हाँ भाई मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यार इसके अंदर। असल में सीन ये है कि बड़ा ना इस काउंटर इंट्यूटिव इस वजह से होता है कि लोग इसको यूज करते नहीं है। एक अगर बेल्डंग की एक साइट है इसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन देखना जावा की, जिसके अंदर जो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट दिखाई हुई है, तो उसने एक कस्टम लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अब कस्टम लिस्ट के अंदर उसने इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है भाई एक लिस्ट है उसके अंदर जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, एम्प्टी का मेथड होता है, राइट।
तुम्हें पता है कि यार एम्प्टी जो है वो एक लिस्ट के अंदर देखा जाता है, उसने एक इम्प्लीमेंटेशन लिखी है, उसने सिग्नेचर लिखा कि एक एम्प्टी का मेथड है जो कि रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अब क्या किया उसने, एक टेस्ट बेसिकली लिखा कि यार उसने एक लिस्ट बनाई और उसने असर्ट ट्रू किया कि जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। वो कभी रिटर्न ट्रू करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट में फॉल्स ही है। तो कहने का मकसद है कि आपका पहला साइकिल है, अब साइकिल जैसे जैसे इम्प्रूव होता है आपका जो एम्प्टी का मेथड है, क्योंकि आपने टेस्ट लिखा है, जो टेस्ट सब इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज होती रहेगी। वो जो आर्टिकल अगर वो पढ़ लेना बंदा, उसको काफी आइडिया हो जाता है कि बेसिकली टीडीडी करते कैसे रियल लाइफ के अंदर। अगर कहो तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लीज डू शेयर, उस पे फेस वाले ग्रुप पे कर दें। और उमर भाई ने जो बात किया बेसिकली वो वही अजाज़िब भाई और मैं कह रहे थे कि मिनिमल कोड लिखना होता है हमें। तो इनिशियली हमने टेस्ट में एक्सपेक्ट किया होगा कि हमारी जब लिंक लिस्ट बनेगी तो इट विल बी एम्प्टी, हमेशा एम्प्टी होगी वो। तो हमने जो उसका इज एम्प्टी का मेथड है ना, उससे हमेशा रिटर्न ट्रू करा दिया। तो अब इनिशियली हमारी एक्सपेक्टेशन ही ये है कि हमारे पास जो एक ही टेस्ट है उस लिंक लिस्ट या उस लिस्ट के अगेंस्ट, वो ये सपोज कर रहा है कि हमारी लिस्ट जब इनिशियली क्रिएट होती है तो एम्प्टी होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए हम सिंपली इस एम्प्टी का मेथड जब इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें रिटर्न ट्रू करा देंगे। लेकिन बाद में अगर हम कोई ऐसा टेस्ट लिखते हैं जिसमें हम लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें इस एम्प्टी की इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी कि वो एलिमेंट्स के हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। लेकिन मिनिमल कोड हम लिखने का मतलब यही होता है। ठीक है, जस्ट टू रिपीट, ठीक है। टीडीडी क्या है कि हम लोग टेस्ट लिखते हैं बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। ठीक है। सेकंड चीज ये कि टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सब टेस्टिंग इज समथिंग यू डू, इट इज नॉट समथिंग यू राइट। और तीसरी चीज ये है कि टेस्ट जो होते हैं उस तरह लिखे जाते हैं कि वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन सर्व करने लग जाए। ठीक है। बहुत कॉमन वो होती है, आर्ग्यूमेंट होती है कि टेस्ट हैं वो सिर्फ क्यूएस लिखते हैं और डेवलपर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई बंदा है यहाँ पे जो उसमें बिलीव करता है कि वाकई में ऐसे ही है? नहीं भाई होता यह है कि जो हम लोग कोड खुद लिख रहे होते हैं उसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज हमें ज़्यादा पता होता है हम एग्जैक्टली क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग जो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। क्यूए जो होता है वो एक ओवरऑल फंक्शनलिटीज देख रहा होता है, ओवरऑल मतलब उसको बिग पिक्चर में चीज़ों को देख रहा होता है कि कोई फंक्शन ना ब्रेक हो रहा हो। तो टेस्ट लिखना जो है वो उसको मतलब टेस्ट करना अपने कोड को और मेक श्योर करना कि वो कोई फीचर ब्रेक ना कर रहा हो, ये हमारा खुद का पार्ट होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप मतलब जो कोड करता है उसको ज़्यादा इंसाइट्स होते हैं इस चीज़ के कि ये कोड जो है वो कौन से केसेस में वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्यूए को उसका कोई आइडिया नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्यूए जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्यूए को लगता है कि वो कुछ चीज़ें चेक कर लेता है जो ऑफ कोर्स जो ऑब्वियस केसेस होते हैं, ठीक है, और शायद कॉर्नर केसेस भी, लेकिन क्यूए कैन नॉट टेल के ना ये कोड आगे जाके या किसी पर्टिकुलर केस में जाके ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन डेवलपर कैन ऑलवेज टेल कि वो कोड को देख के बता सकता है खुद भी कि ये कौन से केसेस हैंडल नहीं कर रहा। तो अगर डेवलपर खुद जो है वो उसको टेस्ट करे या टेस्ट उसके लिखे तो वो वाले केसेस भी हैंडल कर सकता है जो जहाँ तक क्यूए नहीं पहुंच सकता। और सेकेंडली आप कॉम्प्लेक्सिटी को भी मिनिमल कर सकते हैं अपने कोड की। लाइक आप ये देख सकते हैं कि कोई रिट्रीवल है किसी डेटाबेस से या किसी थर्ड पार्टी एपीआई से, तो वो कितनी स्लो है। अगर स्लो है तो क्यों है, आपने उसको फास्ट कर दिया, कहीं पे स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन तो नहीं आ रही, कहीं किसी एक क्लास से सेम ऑब्जेक्ट दोबारा तो कॉल नहीं हो गया, इस तरह की चीजें। और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं अगर आप पहले इसका टेस्ट जो है वो लिख लें। आई गेस अब सवाल बनता है कि हाउ टू डू टीडीडी। कुछ बेसिक से तीन स्टेप्स हैं। द थिंग इज पहला वो एक मिनिमल फेलिंग टेस्ट लिखते हैं। आप एक टेस्ट लिखते हैं और वो डेफिनेटली कंपाइल ही नहीं होता है, टाइम्स के पास वो क्लास एग्जिस्ट नहीं करती या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, या एटलीस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई हुई। दैट इज अ रेड साइकिल। फिर आप जाते हैं और मिनिमल कोड लिखते हैं उस टेस्ट को, उस यूज केस को पास करने के लिए, तो वो ग्रीन हो जाता है। एंड देन जो है आप वापस जाते हैं एंड ये तीसरा रिफैक्टर साइकिल बाद में आता है। पहले तो आप रेड ग्रीन में चलते रहते हैं, थोड़ी देर बाद जो आपका कोड ऑफ कोर्स बहुत हो जाता है, मेसी हो जाता है, तो फिर आप रुकते हैं और टेस्ट को यूज करते हैं। टेस्ट आपके लिए एक होते हैं लिटमस टेस्ट होते हैं बेसिकली कि आपकी कोई फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं हो रही, और फिर आप कोड को रिफैक्टर करते हैं और उसका ठीक मतलब अच्छे शेप में लेकर आ जाते हैं। तो
तो ये 3 साइकिल्स हैं इसके, रेड ग्रीन रिफ्रैक्टर। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक डेमो प्रिपेयर किया हुआ है जो भी मैं और एक नमक भाई क्वेश्चन है लाइव मेरा, करेंगे। अगर बिल्कुल। पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि जो रिफ्रैक्टर का पार्ट है, जो अभी हमने थर्ड पार्ट जो है इसका TDD का स्टेजेस में, तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी भी तो होती है कि रिफैक्टरिंग करते वक्त हमें टेस्ट्स को भी दोबारा लिखना पड़े, मतलब रिफैक्टर के क्लासेस के नाम बदल गए, अगर नाम नहीं तो एटलीस्ट अगर एक क्लास को हमने 2 में ब्रेक कर दिया या डिफरेंट वो फंक्शनैलिटी डिफरेंट जगहों पे हमने मूव कर दी, तो हमें टेस्ट को अगर मूव करना पड़ता है, टेस्ट को भी चेंज करना पड़ता है, तो वो अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं? मैं इसको आंसर कर दूं? यस यप करो। हमारा मेन पर्पस जो था रिफैक्टर फेज में वो ये था कि हमारे पास जो रेड टेस्ट हुए हैं उनको हमें ग्रीन करना है, राइट? या जो ग्रीन हो गए, अच्छा अगर ग्रीन हो गए हैं तो उसके बाद हमें जो रेड और जो ग्रीन के अंदर हमने जो चेंजेस किए हैं रेड को ग्रीन करने के लिए, हमने वो जो चेंजेस किए हैं उनको अब हमें एक ऐसी स्टेट में लेके आना है जिसके बाद हम बाकी जो रेड और ग्रीन फेजेस हैं वो हमारे अच्छे से निकल रहा है। बिल्कुल। Does that make sense? कि हमारा कोड अच्छे यानी कि मैनेजेबल या मेंटेनेबल उसमें आ जाए फॉर्म में। means Subhan, you want to say कि it's better to write the test case twice rather than write the code twice. जब मतलब प्रोडक्शन में कोई इशू आए कुछ आए तो आप कोड को सही कर रहे हो, इससे बेहतर है कि आप 2 से 3 दफा टेस्ट केस चला चला के और अपने टेस्ट को ही अगर रिपीट भी करना पड़े 2-3 दफा तो आप उसको 2-3 दफा रिपीट करके उसको बेटर बना ले। बेसिकली आप जब भी टेस्ट चेंज करेंगे ना तो चांसेस हैं कि आप रेड स्टेट में चले जाएंगे और बिल्कुल। रिफैक्टर का जो स्टेज है ना वो आपका स्किप हो जाएगा, तो हम ये नहीं करना चाह रहे। हम रिफैक्टर में कोड ही रिफैक्टर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ रिफैक्टरिंग ऐसी होती है जिससे यानी कि रीनेमिंग होगी इस तरह की चीजें, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता टेस्ट को, वो तो सिंपली अगर आप आईडी का बिल्कुल फीचर यूज कर लें रीनेमिंग का तो वो तो इजीली हो जाएगा। वो तो इजीली लेकिन हो। कोई ज्यादा ब्रेकिंग चेंजेस हैं तो इट्स बेटर कि आप पहले रेड स्टेट में जाएं और उसके बाद ग्रीन करके और रिफैक्टर करें। बिल्कुल। एक चीज और भी जस्ट टू होती है। क्लियर एक चीज, हाँ बोलो मत। हाँ एक चीज इसमें ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है डोमेन की और आपने टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया तो इस केस में फिर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आपकी बेहतर अप्रोच नहीं है। एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब टेस्ट लिख रहे हो तो आपका कोड आपको बाद में सिर्फ रिफैक्टर ही करना पड़े। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक आपकी जो भी नॉलेज जो एरिया है वो जो आप कवर कर रहे हो टेस्ट में, आपके पास उसकी जो है ना वो बिजनेस नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ऑलरेडी, तो आप उसके लिए फिर टेस्ट लिख रहे हो। आई विल सेकंड दैट। एक और चीज़ भी होती है, एक और चीज़ होती है कि आपके टेस्ट जो है वो इतने बाइंड नहीं होने चाहिए आपके एक्चुअल कोड के साथ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी मैं रिफैक्टर करूँ मुझे कोड अपने टेस्ट भी अपडेट करने पड़े। तो मोस्टली होना चाहिए कि मेरे जो है वो टेस्ट बिल्कुल अनचेंज हो, मतलब वो उनमें कोई चेंजेस ना आ रही हो और मैं कोड रिफैक्टर मुस्तकिल कर रहा हूँ, और वो पीछे से जो फंक्शन है वो उनके नाम चेंज हो रहे हो, जिस फंक्शन को मैं एक्चुअली कॉल करता हूँ और जो मैं एक्सपेक्टेशंस रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहा होता हूँ वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अक्सर केसेस में फिर आपको जो ये टेस्ट इफेक्टर नहीं करने पड़ते। फरमान भाई वैसे यस के सॉरी जादव कंटिन्यू कर लो। नहीं हो गया था। फरमान भाई हमें यस टेस्ट को भी रीफैक्टर करना चाहिए, टेस्ट भी कोड ही हैं और टेस्ट को भी मेंटेन करना होता है, तो रीफैक्टर स्टेज के अंदर हमें टेस्ट को भी वेल स्ट्रक्चर वेल फैक्टर्ड बनाना चाहिए। एक छोटी सी इसमें चीज ऐड कर दूं कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में जो टेस्ट होते हैं वो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो मतलब टेस्टिंग साइकिल का पार्ट नहीं होता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग से हम चल रहे थे कि जो हम टेस्ट लिख रहे हैं वो डेवलपमेंट ही कर रहे हैं बेसिकली, ये हमने स्टार्ट कर दिया डेवलपमेंट उस पॉइंट से। हाँ ये अच्छी चीज है कि इस तरह ना सोचें कि कोड लिख रहे हैं और अब टेस्ट लिख रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ही है, कोडिंग के साथ ही था। ठीक है, जस्ट टू ऑफ कोर्स काफ़ी कंफ्यूजन होगी, तो जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह चलता है, तो हम लोग अगले कुछ 10 मिनट में 5 मिनट एक लाइव डेमो करते हैं मैं और नमक, जिसमें हम लोग एक ये पासवर्ड वैलिडेटर की ऐप बनाएंगे यूजिंग दीज फीचर्स और एंड यूजिंग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो आई थिंक इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा एंड देन हम लोग फिर कार्ड क्लास में मूव कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे अभी पेयर प्रोग्रामिंग की फॉर्मेशन में ही करते हैं। तो आई गेस जाजिब अगर आईडी खोल रहा है तो जाजिब ड्राइवर होगा और मैं नेविगेटर होऊंगा फिर, और आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेविगेशन में।
बहरोज भाई ने क्वेश्चन किया चैट में, वो उसको डिस्कस कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। Is the approach viable with frequently changing requirements? Like for some cases, business cases change mid development due to miscommunication or whatnot. मेरे ख्याल से यस, क्योंकि आपके टेस्ट पर आपको एक सेफ्टी नेट दे रहे होंगे कि सपोज करते हैं कि आपने 10 केसेस लिखे थे, उसमें से 9 सेम ही हैं अभी तक, और 10th वाला चेंज होता है, आप उसको मॉडिफाई करें, उसके अगेंस्ट आप इम्प्लीमेंटेशन चेंज करें, और आपको आपकी सॉर्ट ऑफ ऑटो रिग्रेशन हो रही है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड तरीके से वेरीफाई हो रही हैं। और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब ये एक पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन ये गिवन है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, दैट्स व्हाई इट इज़ सॉफ्टवेयर। वरना हम सर्किट पे हार्ड वायर करके उसको एक सर्किट दे देते हैं कि ये लो, ये इसको चला लो। तो सॉफ्टवेयर का पर्पस ही है चेंज होना। एक आइडिया ये भी है कि रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही हैं तो मे भी हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं तो फिर आप टेस्ट्स को भी उस हिसाब से चेंज करके और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो टेस्ट जो है वो फिर यही सेम साइकिल आप उसको फॉलो करते जाएं। तो इससे ये होगा कि आपके जो ऑलरेडी रिटन टेस्ट हैं पहले से जो हैं वो आपको मालूम हो जाएगा कि वो सारे पास हो रहे हैं, और जहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हुई है वहाँ पर टेस्ट भी चेंज होंगे आपके, और टेस्ट चेंज होने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि आपका कोड सही इम्प्लीमेंट हुआ है। और एक डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही है कि बेसिकली टेस्ट ड्रिवन अप्रोच जो हम लोग को स्कोप भी समझा रही है। तो अगर एज अ डेवलपर या जो भी है मुझे पता है कि मुझे ये टेस्ट बनाने हैं और उसके बाद कोडिंग करना है, तो मैं वो स्कोप अपना लिमिट कर रहा हूँ या स्कोप को समझ रहा हूँ। तो बेहतर ये होगा कि मुझे जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है मुझे टेस्ट के टाइम पे पता चल जाए कि कुछ चीज़ें इश्यूज हैं, तो वो मैं डेवलपमेंट तक का टाइम वेस्ट ना करूं। जो हम मिनिमम कोड की बात कर रहे हैं, आप टेस्ट पे अगर कोई चीज़ कैच कर ले तो कि यहाँ पे स्कोप में कुछ गैप्स हैं या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप पहले अपना स्कोप जो है वापस रीडिफाइन कर लोगे या रीविजिट कर लोगे रादर देन कोड तक पहुंचने पे। Yes, I agree with that. ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया, और ये मेरे साथ हुआ भी है काफ़ी दफ़ा कि ऐसा होता है कि अगर रिक्वायरमेंट्स आती हैं एंड देन सर्टेन उसमें यूज़ केसेस होते हैं जो कि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं लिखे होते, जो आ सकते होते हैं जब मैं टेस्ट लिख रहा होता हूँ। एंड देन मैं प्रोडक्ट के पास जाता हूँ जबकि मैं कोड लिख चुका होता हूँ, फिर टेस्ट लिख रहा होता हूँ, फिर मैं जाता हूँ अपने प्रोडक्ट ओनर के पास कि ये केस भी आ सकता है, इस केस में हमें क्या करना है। एंड देन उस टाइम पे फिर सोचते हैं, कहता अच्छा हाँ इसके लिए यूँ कर लेंगे और उसके लिए यूँ कर लेंगे। तो ऑफकोर्स अगर मैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट यूज़ कर रहा होता तो मैं केसेस बहुत अर्ली पकड़ लेता और फिर उससे उस टाइम पे पूछ लेता। तो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 requirements है। Our password should have more than 8 characters, contain an uppercase letter, contain a lowercase letter, contain a number, and contain an underscore. Okay. पहले So- नॉर्मल केस लिखते हैं कि किस पासवर्ड पे चलना चाहिए। जैसे एक पासवर्ड बना देते हैं जिसमें सब कुछ है। Okay. 8 कैरेक्टर्स भी हैं, अंडरस्कोर भी है, नंबर भी है, अपर केस लोअर केस सब कुछ है। नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ गई, ठीक है। मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, प्राइवेट ठीक है, सी एच सॉरी लिख दूँ लेकिन इसको वैसे टेस्ट में डिफाइन कर लो अभी लोकल रखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो ऊपर मूव कर देंगे। सही है। सी सी दो लेटर हो गया, अपर लेटर हो गया, नंबर होना चाहिए, एक अंडरस्कोर होना चाहिए। ये यही है, 4 हैं, एक और भी है। 8 characters, more than 8 characters. 1 2 3 4 5 6 7 मोर देन 8, ठीक है। नंबर 1 डालो आई थिंक। नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। आई गेस क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्लास रिलेटेड क्लास बनानी होगी पहले हमें। कुछ लिख देते, न्यू पासवर्ड वैलिडेटर डॉट वैलिडेट।
एक्सेप्शन थ्रो करवा देंगे इन केस अगर नहीं होता। तो आई गेस ये रेड साइकिल हो गया, पहले क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है और मैं चलाऊंगा तो ये ठीक है। अभी असर्शन ऐड कर दें कि वैलिड है तो असर्ट ट्रू हो जाए। ठीक है, आई गेस हम एक एक सेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला केस होना चाहिए कि हम लोग पहले यूज केस तक हैव मोर देन 8 कैरेक्टर्स, तो सिर्फ ये चीज़ डालते हैं rather than this। ये हो जाएगा पब्लिक वॉइड पासवर्ड शुड हैव मोर देन 8 कैरेक्टर्स। ऊपर वाला केस पास हो गया। वो वाला केस तो पास हो जाएगा ना, बिकॉज डज नथिंग। सही है, तो रिटर्न नहीं करवाना, एक्सेप्शन थ्रो करनी है। एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो फिर मल्टीपल एरर्स कैसे देंगे? हम हर चीज़ के एक्सेप्शन बना सकते हैं। लेकिन जैसे यूआई पे सारे एरर्स आ रहे होते हैं ना कि ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। आई गेस पहले सिंप्लीफाई वर्जन पे चलते हैं एंड देन जो वो चीज़ एज अ फीचर उसको ऐड करते हैं कि सारे एक साथ आ रहे हैं। सही। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन जिसका है वो सिर्फ चेक है कि हैव मोर देन 8 कैरेक्टर्स। ऊपर वाला टेस्ट केस पास हो गया, ग्रीन में है हम अभी। अभी हम ग्रीन में। सही है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं लेट से कम कैरेक्टर्स भेजता हूँ तो मैं शुड एक्सपेक्ट कि एक्सेप्शन आ जानी चाहिए। पासवर्ड साइज एक्सेप्शन या समथिंग। ये बना देता हूँ। तो अब मैं उसको कम इसका भेजता हूँ। ठीक है, और मैं पे पहले चेक लगाता हूँ इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 8। बेसिकली अभी हम रेड में थे और उसको ग्रीन करने के लिए हमें इधर ये कोड लिखना पड़ा। सबको हम लोग एक उससे करवा लें थ्रो एक्सेप्शन। सही है। या आप हायरार्की भी बना सकते हैं, पासवर्ड एक्सेप्शन मेन क्लास और बाकी सारे उससे डिराइव करना। मैं चाहता कि इसको नेक्स्ट स्टेप में रिफैक्टर में लेकर आएं ताकि वो रिफैक्टर वाला पार्ट ही समझ आए। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम चलाते हैं। ऊपर एक्सेप्शन को भी स्पेसिफिक वाली एक्सेप्शन डाल दो। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रीन में हमने एक फीचर ऐड किया हुआ इससे पासवर्ड साइज एक्सेप्शन। पहले हमने उसका वो बनाया टेस्ट लिखा और फिर हमने इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, और उसका हम एक और केस लिख देते हैं कि ये सही उसमें चलता भी हो। और शुड और सेम नाम से लिखूं। नेक्स्ट रूल है क्या, कंटेन्स एन अपर केस। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट में have an uppercase character letter तो मैं दोबारा ही लिखता हूँ। ठीक है, और टेस्ट है वो अभी तक हमने बनाई भी नहीं है एक्सेप्शन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक्सेप्शन आनी चाहिए जबकि सिर्फ लोअर लेटर्स क्लासेस है। ठीक है, इवन तो हमने एक्सेप्शन की टाइप कर दो पासवर्ड अपर केस एक्सेप्शन या फिर ऐसा कुछ।
ठीक है, नहीं एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन थी, ओके एक ज़्यादा हो गया, नॉट एक्सेप्शन। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास कि एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुई, जबकि होनी चाहिए थी। हम लोग रेड जोन में आ गए, वी वांटेड कि एक एक्सेप्शन है जबकि कोई अपर केस ना हो, जो कि नहीं आएगी। अब हम जाके इसके लिए कोड चेंजेस करेंगे, तो हम लोग एक एक्सेप्शन बनाएंगे which is और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वैलिडेट के अंदर कि वो चेक करें। तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसको ऑलरेडी, मुझे लिखना पड़ेगा। contains होगा probably valid password dot contains रहेगा। अच्छा रेजेक्स ट्राई करना सिंपल। रेजेक्स ही ट्राई करनी चाहिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा। बताओ रेजेक्ट बताओ क्या लिखते हैं। डॉट मैचेस होगा शायद। डॉट मैचेस पैटर्न यूज कर लो, पैटर्न के अंदर रेजेक्स दो और पैटर्न को कंपाइल कर लो। या गूगल कर लो, nothing wrong with मैं Google। दे देता हूँ, मैं दे रहा हूँ उसको चेंज कर लो। मैचेस में ही है, रेजेक्स चल जाती है मैचेस में। हाँ मैचेस में सिंपल रेजेक्स चल जाएगी ना। बिल्कुल चल जाएगी। मैं नेविगेट कर देता हूँ। ये चेक कर लो शायद चल रहा है। अपर केस, लोअर केस, डेसिमल, अंडरस्कोर और पासवर्ड की लेंथ 8 से 40 है। उसमें से स्मॉल लेटर्स हटा दीजिएगा क्योंकि हम सिर्फ अभी जो चेक बना रहे हैं वो मिनिमल का बना रहा है। हाँ वो पूरी रेजेक्स है, चेक कर लो। और इसमें आगे प्लस लिख दीजिएगा रेजेक्स के एंड में। हाँ दैट्स इट। एक्सेप्शन चेंज कर दो जाके। एक्सेप्शन थ्रो करा है ना, दिस इज प्रॉपर। रेड टेस्ट के बाद लिखना होगा। आ गई ना? नहीं आई थी, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड की एक्सेप्शन आई नहीं। आई मतलब रेजेक्स गलत है, रेजेक्स नहीं मैच हो रही है। यस सिंपलीफाइड रेजेक्स चाहिए होगी। मैंने चैट में डाली है, उससे चेक कर लो, उससे निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। उसमें तो सारे केसेस आई थिंक हो रहे हैं। हाँ उसको पहला वाला उठा लो, देखो चल जाएगी, जो अपर केस है लोअर केस है। अच्छा लेंथ उसकी 8 कैरेक्टर्स की दी है ना, कहीं पहले वाले पे आके तो नहीं रिटर्न हो रहा? ट्रिपल सी 8 से ग्रेटर देन इट नहीं, लेकिन एक्सेप्शन बिल्कुल थ्रो नहीं कर रहा वो, तो उसका मसला नहीं है। और सिंप्लीफिकेशन लोग फॉर का लूप चला के देखें फैक्टर्स में होता है और इधर पर इसमें क्या स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स पे चलाना है? हाँ तो फॉर का नॉर्मल लूप चल जाएगा ना, वो जिसके अंदर स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट आई, वो आपको एक कैरेक्टर दे देगा। हाँ फॉर का लूप चल जाएगा, उसमें वो कैरेक्टर एक दे देगा आपको। पहले डॉट ऐड करते हैं जावा में। नहीं हाँ ऐसे ही फॉर कैरेक्टर सी, फिर कॉलन, फिर वैलिड पासवर्ड, और उसके बाद फिर इफ कैरेक्टर। हाँ नहीं वैलिड पासवर्ड सही है। डॉट टू चार एरे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इफ कैरेक्टर को इंट में कास्ट कर लें और उसमें इसका एस्की कोड से चेक कर लें कि वो मेरे ख्याल में 97 वाले कैपिटल होते हैं ना। कैरेक्टर के अंदर देख लें शायद इज अपर का फंक्शन ऑलरेडी हो सकता है हाँ, वरना कैरेक्टर को सिंपल कैरेक्टर को ना
नहीं ये नहीं करें, कैरेक्टर को सिंपल कैरेक्टर से पहले इंट लगा दें, कैरेक्टर से पहले इंट लगा दें, इंट का वो, हाँ इंट में कास्ट कर ले, और कैपिटल कैरेक्टर के एस्की कोड जो होते हैं आई थिंक 97 से शुरू होते हैं, तो उससे मैच कर ले तो वो वहीं पे दे 65 देगा। होगा 65 होता है, 97 स्मॉल ऐसे है 90 97 स्मॉल होता है, तो बस लेस देन 97 पे एक्सेप्शन थ्रो करा दें। हाँ यहाँ थ्रो करा दें, ये हो जाएगा। ऐसा ना तुम अरे कैरेक्टर्स में नहीं चलेगा। किसी भी नहीं है। हैं? हाँ कैपिटल लेटर्स हैं 10 से लेके नहीं स्मॉल वालों का क्या एस्की कोड है स्मॉल लेटर्स का? आई थिंक वो 65 से है। नहीं देख लेते हैं, डिबगर लगाते हैं, देख लेते हैं कि कैरेक्टर माँ कह रहा है। ठीक है, सी आई 99 है। 99 है, सो 65 से 90 होता है कैपिटल लेटर्स। सही है, तो इसको रिटर्न कर जाना चाहिए, यहाँ से थ्रो कर जाना चाहिए। सुन लेते हैं। अच्छा बेसिकली हमें करना ये है कि एक भी अगर आ जाता है तो कुछ नहीं करना, और एक भी नहीं आता तो फिर हमें जो चेक लगाना है। ये पहला अगर इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। फिर आपको इधर ब्रेक भी कराना पड़ेगा ना, नो अपर केस के हाँ, नीचे ब्रेक भी कराना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर पहला ही मिल गया तो बस रुक जाना है उसको। ठीक है, तो लेस देन ए करने पे नंबर्स भी आ जाएंगे। हाँ वही कह रहा हूँ, इस तरह से उसका वो एग्जैक्ट एस्की कोड से करें, वो लेस देन ए पे नंबर्स भी मैच कर जाएंगे, वो एग्जैक्ट एस्की कोड से ही करें इसको, वो जो एंड कैरेक्टर करके और लेस देन जो बताया था और ना अभी साजिद भाई बात सुनिएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करें, सिंपली कोड पे आइएगा। यहाँ पे जो इफ की कंडीशन है ना, इसको कर दीजिएगा कैरेक्टर सी जो कैपिटल कर दीजिएगा, कैरेक्टर डॉट इज अपर या इज लोअर कर दीजिएगा। हाँ इसको और से नोट कर लें। ऐसा पर ही कर देते हैं, एक भी अगर पर आ जाता है तो फिर हाँ हमने तो एक्सेप्शन नहीं फेंकनी है। नो अपर केस इक्वल्स फॉल्स हो जाएगा, कंटिन्यू अपर केस फॉल्स है और इसके अंदर ट्रू हो जाएगा। सही है। अगर एक भी अपर केस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एक्सेप्शन बस सही है। ठीक है नाइस, तो हम लोग रेड से वापस ग्रीन में आ गए। अच्छा अब ये टाइम होता है, अब हम रिफैक्टर कर सकते हैं, ये कोड हमने काफ़ी गंदा कर दिया, तो अब हम तो सोच सकते हैं इसको किस तरह ठीक करें। ठीक है, ये कर सकते हैं, मेरे दिमाग में भी याद है कि मैं इसको एक्सट्रैक्ट मेथड करता हूँ। मेरे ख्याल से एक मेथड बना लें जस्ट सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है, और सिर्फ ये एक बूलियन रिटर्न कर दे कि डज इट कंटेन सही है, ये भी सही। ठीक है, तो मेरे को टेस्ट नहीं चेंज हो रहे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा कोड रिफैक्टर हो जाता है। ठीक है, वैलिडेट गाइस, ठीक है वापस आता हूँ। हाँ ये टेस्ट अभी मैं यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बाकी सारे टेस्ट चला लेते हैं।
चला के देखो। इफेक्ट के बाद से मैं टेस्ट चलाए, टेस्ट दोनों ग्रीन आके मैं कॉन्फिडेंटली बिलीव करता हूँ कि मैंने कोई फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं की है। अब जो है मैं नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ, कंटेन्स अ लोअर केस। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई एक्सेप्शन आनी चाहिए इसको, लेकिन नहीं आएगी। मैंने ऐसे ही नहीं लिखा मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता था एक्सेप्शन आनी चाहिए, कि उसे लोअर केस एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं जाऊँगा, मैं उसके लिए एक नई फंक्शनलिटी लिखूंगा। आई गेस मैं इसी का इन्वर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा इस लोअर। सही, तो अब हम एक्सेप्शन रिसीव करते हैं और लेकिन एक्सेप्शन नहीं, आपने अपर केस वाली थ्रो कराई है। वेरिएबल भी पर केस के नाम से, कंटेनर पर केस। कंटेन्स लोअर केस यहाँ पे और यहाँ पे कंटेन्स। ठीक है, तो मैं सारे टेस्ट पर से रन कर लेता हूँ। एंड अब मेरे लिए डेवलपमेंट आसान होती आ रही है, मुझे पता है मैं सारे केसेस ऐड करते आ रहा हूँ, मुझे एक एक को वापस लिखना नहीं पड़ रहा। अब मैंने कोई फंक्शनलिटी ब्रेक कर दी तो मैं बस एक्सेप्शन आ गई। लोअर केस में मसला कर दिया। बिकॉज लोअर केस में एक्सेप्शन मैंने वो वाला वाली कराई थी। ठीक है, लास्ट है कि कंटेन्स दो और है, कंटेन्स अ नंबर और कंटेन्स एन अंडरस्कोर। इसको पहले रिफैक्टर कर दूं क्योंकि काफ़ी डुप्लीकेशन है उन दो मेथड्स के अंदर। ओके, हाँ बताएं, गाइड करने क्या करना चाहिए। डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स के अंदर? से इसमें एक एक अपर केस का फंक्शन कॉल एक्सेप्शन होगा डिफरेंट है और इज लोअर केस इज अपर केस डिफरेंट है। आई गेस इसको रिफैक्टर्स में कर सकते हैं कि एक ही फॉर लूप में जो है वो दो बूलियंस चेक कर लें। ऐसे ही होगा। ब्रेक हटा दीजिएगा। तो फिर ये एक
चीज है कि जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो फिर ये हम अलग से फिर इफ का चेक क्यों लगा रहे हैं, फिर हम यहीं से रिटर्न करना करा दें इसको। हाँ, हमें दोनों चेक पूरे करने हैं ना। नहीं, दोनों चेक पूरे करने के बाद रिटर्न तो कोई एक एक्सेप्शन करानी है ना। हम्म इस अपर केस में भी एक करानी है, लोअर केस में तो वहीं करा दें, फिर ये इफ के चेक क्यों लगाएंगे हम। होना ये है कि ये इनवर्स चेक्स हैं, पूरी स्ट्रिंग पार्स होती है और उसके बाद अगर एक भी कैरेक्टर जो है नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन आती है। तुम यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं करा सकते, उल्टा करना है कि एक भी नहीं मिला तो फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक भी नहीं मिला। यस। ओके। लूप में एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा देना, अगर दोनों बूलियंस ट्रू हो गए तो ब्रेक उसी वक्त हो जाए। ऐसे कर सकते और इफ के साथ एल्स इफ होगा, जो अपर और लोअर में दोनों में एक ही वैलिड होगा एक वक्त पे। यस। किसी तरीके से सप्लाई नहीं कर सकते मेथड को, क्या हमें चेक क्या करना है इस तरीके से मेथड अब हाँ, ये भी सिंगल कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी वायोलेट कर दी है कि मेथड के अंदर चीज़ें ऐड मतलब मल्टीपल काम कर मिशन बना रहे सकते हैं। नहीं। एक तो ये कि अगर रेजेक्स होता तो रेजेक्स पास कर देते मेथड के अंदर और एक्सेप्शन भी पास कर देता कि ये रेजेक्स फेल होती है तो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करो। अगर किसी तरीके से इस अपर या इस लोअर का फंक्शन सप्लाई कर सकते हैं तो एक तरीका ये भी है। अपने वैलिडेटर की क्लास भी बना सकते हैं और फिर वैलिडेटर्स पास कर मतलब क्लास फंक्शन को रैप कर दें क्लास में और फिर उस क्लास को पास कर दें जो कि एक स्ट्रिंग लेती है और एक्सेप्शन थ्रो करती हो, उसमें क्लास में डुप्लीकेशन चली जाएगी। रेजेक्स वाला तरीका नहीं चल रहा था। रेजेक्स बनानी पड़ेगी। हाँ, चल तो जाएगा ऑफकोर्स, उसको हमने अगर वो नहीं दिया। चलो सही है अभी, सही है। आई गेस हाँ आई थिंक पहले यहाँ पे फंक्शनैलिटी ये पूरी कर लेते हैं। स्टॉप भी कर लेता टीडीडी की अंडरस्टैंडिंग तो सही ट्रांसफर हो रही है ना, सही है, और रेजिक्स देख लेंगे। अच्छा, जो इशू था वो बेसिकली ये था कि रेजेक्स मैच होने पर बेसिकली हम वो कर रहे थे, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे, हमें उसे नोट करना था। ओह, ये एक भी कैपिटल लेटर नहीं आया। यस। हाँ, लेकिन हम अगर उसमें कोई एक हम बेसिकली पूरा ये कह रहे थे कि पूरा आपके पास वो आ जाए, कैपिटल आ जाए, तो वो हमने गलत रेजेक्स लिखा था। हाँ, यहाँ पे पॉज करना जोसेफ और काटा पे ऑन हो जा। पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस हो अबाउट व्हाट दे ऑब्जर्व्ड या कोई चीज शेयर करनी हो। हेलो। यस हेलो। जी मुझे क्वेश्चन ये है कि अब ये तो हम स्क्रैच से जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो टेस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टेस्ट केसेस मैंने ना ऑलरेडी डेवलप्ड एक प्रोजेक्ट पे लिखा है। तो जब आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद इस तरह के टेस्ट केसेस लिखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में लिखने से फ़ायदा उतना ही होगा। आई थिंक ये वाला सवाल है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ऑन लेगेसी कोड। हाँ, मतलब ये वाला सवाल है कि एक पहले से एक कोड लिखा जा चुका है, उसके ऊपर मैंने ये टेस्ट केसेस लिखे हैं इस तरह से ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ऑलरेडी डेवलप कोड के ऊपर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको कोड को भी छेड़ना पड़ता है। उसका एक बहुत अच्छा आंसर ये होता है कि आप एंड टू एंड टेस्ट लिख लेते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको रिफैक्टरिंग के लिए। बेसिकली टीडीडी हम इसलिए कर रहे हैं कि रिफैक्टर का फेज हमारा बहुत इजी हो जाता है। तो जब हम किसी लेगेसी कोड को सबसे पहले टेस्टेबल बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम एंड टू एंड टेस्ट उसके लिख लेते हैं, तो हमें पूरा फ्लो जो है ना एक ही टेस्ट के अंदर हम चेक कर लेते हैं। जी जी, और इसी तरीके से मैंने किया, एंड टू एंड टेस्ट लिखे हैं, नल पॉइंटर टेस्ट लिखे हैं, और जो जितने जेनरिक टेस्ट हो सकते थे वो लिखे हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इसमें ऐड में ये करूंगा कि मुझे जो अभी सेशन देख के लग रहा है कि टीडीडी का फ़ायदा उसी वक्त है जब आप इसको फ्रॉम स्क्रैच करना स्टार्ट करें। ठीक है, आप पहले इसका जवाब दे देते हैं फिर हम इनाम पे मूव करते हैं। बाकी में टीडीडी का पर्पस है इस पे हम कोड नए फीचर्स ऐड कर रहे हो, ठीक है। और ये बहुत डिबेटेबल सवाल है, बड़ा मुश्किल संदर्भ। हम लोग और भी एक और लास्ट में टॉक अटेंड की थी, उसमें सबका ये सवाल था कि लेगेसी कोड पे किस तरह हम लोग टीडीडी अप्लाई करें या फंक्शन अप्लाई करें। तो
इसका कोई बहुत कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, बट तरीका यही है जो हमारा बता रहा है कि हम पहले एंड टू एंड टेस्ट लिख लें सारे, और फिर जो इस तरह के टेस्ट लिखना शुरू करें जो फीचर्स के स्पेसिफिक हो। तो वंस दैट इज और बड़ा मुश्किल होता है कि हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर कोड लिखा हुआ हो जो कि इतना इजीली टेस्टेबल ना हो। अभी तो ये है कि इस बिकॉज ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हम लोग कोड ही वो लिख रहे हैं जो कि इजीली टेस्टेबल है। तो फिर आपको ऐसा ऐसा यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्ट उस पर मूव करना पड़ता है, एंड देन जो आप फिर आप उस पर कर सकते हैं, देन जो आप इस तरह के टेस्ट आ सकते हैं कि वो फंक्शनलिटीज। इसका इसका माइकल फेदर्स का एक अच्छा बहुत आंसर है। उसमें वही कहते हैं कि स्प्राउट क्लासेस और स्प्राउट मेथड्स जो है ना वो हेल्प करते हैं इसमें। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई भी लेगेसी कोड में चेंजेस करने तो आप उसको एग्जिस्टिंग कोड के फ्लोज में ऐड ना करें, बल्कि पूरी नई फंक्शनलिटी एक सेपरेट क्लास या सेपरेट मेथड में मूव कर दें जो कि इजीली टेस्टेबल हो, और उसको सिर्फ रेफरेंस करें अपने लेगेसी कोड के अंदर। तो डिज़ाइन तो उसका थोड़ा शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन टेस्टेबिलिटी जो है वो ईजी हो जाती है। तो स्प्राउट क्लासेस और स्प्राउट मेथड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं इस चीज़ में। इससे आपका टाइम एंड एफर्ट बढ़ जाता होगा, मतलब या कम हो जाता? डिपेंड इसका करता है हमने कि ग्राफ देख लिया था। जो चीज़ें ऐड कर यानी फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर लेगेसी से कोड से बहुत ज़्यादा टाइड है तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा। अगर थोड़ी सेपरेट चीज़ है तो ज़्यादा क्लास में मूव करना ज़्यादा ईजी है। जी थैंक यू। हाँ इनान, इसमें एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि लेगेसी कोड का अगेन अगर बिजनेस नॉलेज पूरी क्लियर है आपके पास तो फिर तो सही है, आप टीडीडी की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कोड की बिजनेस नॉलेज नहीं है आपके पास और पूरा नहीं है तो अगेन ये टीडीडी के उसमें ही है कि कब नहीं यूज करना है। तो अगर आपके पास चीजें सारी क्लियर नहीं है तो उस केस में फिर टीडीडी यूज करना इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, कोई दूसरी मेथडोलॉजी ज्यादा बेहतर है। अच्छा मेरा ओके आई थिंक बेटर ही है, क्योंकि आप उसके जैसे ही आपके पास बिजनेस नॉलेज अपडेट हो रही है, आपके पास टेस्ट केसेस भी अपडेट हो रहे होंगे, फिर आप उस हिसाब से आपका कोड भी अपडेट हो रहा होगा। बट ये मतलब काफ़ी पॉपुलर अप्रोच है वेस्टर्न वर्ल्ड में टीडीडी को यूज़ करना। तो ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है तो बिजनेस नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, डेवलपर खुद भी कुछ नॉलेज ड्राइव करता है बिजनेस में से। आई थिंक ये अच्छी अप्रोच है। इनान कुछ कह रहे थे? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ये तो अभी टेस्ट केसेस हम ऐसे ही उसमें लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रियल टाइम कोड पे जब टेस्ट केसेस लिखते हैं तो हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितना % टेस्ट हमारा कोई कंट्रोलर या हमारी कोई सर्विस जो है उसको कितना % इस टेस्ट से वो कवर होना चाहिए, जो कि हम इसको मतलब कोई इसका एक क्या कहेंगे स्केल होता है कि इतने % टेस्ट केसेस कवर हो तो ये जो है हम कंसिडर कर सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो गोइंग फॉर एबल टू गो टू यूएटी है, या मतलब एक बेटर एप्लीकेशन है। तो उसका परसेंटेज क्या है कि कितने % हम मैक्सिमम इसको कवर ठीक करना है। चाहिए? आई थिंक टेस्ट कवरेज की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम मेरा जकोको वगैरह यूज करते हैं तो जकोको पे वो हमें बताता है कि हमने टेस्ट को कितना कवर किया है, तो वो उसकी कवरेज की मैक्सिमम वो क्या है रेंज के, भाई इतना होना चाहिए एक स्टैंडर्ड। सही। इसका जवाब बहुत आसान है कि टेस्ट कवरेज का मेट्रिक मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज टेस्ट कवरेज जो है अगर टीडी करेंगे तो बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 100% चले जाती है। ठीक है, तो होता है कि आपको द थिंग है जो मेट्रिक आपके लिए होता है वो होता है कि कितनी फंक्शनैलिटीज जो आपने टेस्ट के लिए टेस्ट लिखे हुए हैं। डेफिनेटली जो मेरे ख्याल पहले ही 2 टेस्ट ने 100% टेस्ट कवरेज मुझे दे दी थी, राइट। लेकिन जब सारी फंक्शनैलिटीज जो वो टेस्ट नहीं हुई हुई थी तो कवरेज जो है ना यहाँ पे जितना अच्छा मैट्रिक नहीं होता। एक ही कोड जो होता है उससे बार बार टेस्ट गुजर रहा होता है, लेकिन डिफरेंट इंटेंशन से गुजरता है तो डिफरेंट फीचर टेस्ट हो रहा होता है इस तरीके से। तो उस तरह आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी उस सबके टेस्ट लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, इस तरह सोचना चाहिए। बेसिकली जाजिब बेसिकली हम लोग यूनिट टेस्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से टेस्ट कवरेज को हम एज अ मैट्रिक ले ही नहीं सकते, है ना। हाँ मतलब कह लें कि क्योंकि हमने बिजनेस केसेस ही लिखना शुरू किया था तो ये देखें कि लेट से 10 बिजनेस केसेस है, मैंने 6 के टेस्ट लिखे हैं, तो 60% मेरे पास वो है फीचर डेवलप हुआ, 60% फीचर टेस्ट हुआ। जी एक जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं बिफोर हम कार्टर मूव करें, तो हम थोड़ा सा ओवर टाइम हो गए। सेट की समराइज कर लें
तो आई गेस अगर समराइज करें तो उसको देखें मैंने क्या किया। अगर मैं जो उसको डायरेक्टली खुद से पासवर्ड वैलिडेटर लिखने की कोशिश करता तो देयर अ हाई चांस जो मैं जो है एक वैलिडेटर का स्ट्रेटजी पैटर्न लगाता है, कोई पैटर्न लगाता, ठीक है, और मैं लाइन से सारे वो जो क्या कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड होता है वो लिख रहा होता, और जो है वो द थिंग इज कि मैं वो कर रहा था एक्स्ट्रा कोड लिख रहा था, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मैंने क्या किया कि मैंने पहला टेस्ट लिखा और मिनिमल कोड लिखा टू मेक इट पास। मैंने एक फंक्शन बना लिया था जो कि ये सिर्फ ये चेक करता हूँ। फिर मैंने जो एक नया टेस्ट लिखा और अब मैं दो चीज़ें, मेरा जो फंक्शन दो चीज़ें वैलिडेट करता है, वो मोर देन 8 कैरेक्टर्स पे भी एरर दे देता है और इस पे एरर दे देता है कि अपर केस नहीं था। फिर मैंने वो फंक्शनैलिटी ऐड की, फिर मैंने एक और फंक्शनैलिटी ऐड की, तो मैंने लेस अमाउंट ऑफ कोड लिखा और मैं सारी फंक्शनैलिटीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दी। एंड अब जो लेस अमाउंट ऑफ कोड है मैं सिर्फ उसी को रिफैक्टर करके उसको बेहतर बनाऊंगा। अगर जो है मैं खुद से बना रहा होता, हो सकता है मेरे पास सिर्फ 2 ही क्लासेस बनती, लेकिन मैं स्ट्रेटजी पैटर्न लगा चुका होता या मैं कोई और बड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न लगा चुका होता या मैं कुछ गलत कर देता। और दूसरी चीज़ है कि टेस्टेबिलिटी मेरे लिए कितना आसान था क्योंकि मैंने स्टार्ट होते ही सी बनाई कि ये कोई फंक्शन होगा जहाँ से मैं पासवर्ड पास करूँगा, तो फ्यूचर में कोई नई चीज़ है, मुझे कोई नया टेस्ट लिखना हो तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है TDD से। मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। मैं एज अ डेवलपर क्या गलती कर सकता था कि मैं वो रेजिक्स वाला फंक्शन वहाँ पे लगाता जो सुभान ने कहा था कि हमने नॉट लगाना था और हम पूरा रेजिक्स चेक कर रहे थे इंडिविजुअल कैरेक्टर की जगह पे, और फिर मैं डेवलपमेंट पे आगे चला जाता और फिर उसके बाद मैं शायद हो सकता है कहीं पासवर्ड चेंज का भी कोई ऐसा मेथड या कोई क्लास बना देता, और फिर सबसे एंड में जाके जब मैं टेस्ट लिख रहा होता तब मेरे पास कोई गड़बड़ आती, या अगर मैंने टेस्ट उसको सही तरीके से नहीं करा होता तो मुझे हो सकता है कि कोई QA या एंड यूजर उसको रिपोर्ट कर रहा होता कि भाई ये केसेस फेल हो गए इस वजह से। और सब खत्म करने के बाद फिर मैं वापस आ रहा होता डेवलपमेंट के बाद में, और फिर मैं यहाँ पे जो है ना कुछ ये कह लें कि भाई रन टाइम पे जो है ना वो JP या स्टिकर कुछ ऐसा करके कुछ उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता। तो ये मैं गलती कर सकता था। लेकिन आई थिंक आप बिल्ड जब बनाते हो तो आपके सारे टेस्ट तो रन होते हैं, तो आपको मतलब बिल्ड देने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपके सारे टेस्ट पास हुए हैं या नहीं। क्वेश्चन ये है कि QA रिपोर्ट कर देता बाद में, जो भी कुछ होता लेकिन थोड़े टाइम के बाद होता। हो सकता है कि मैंने इसके ऊपर और लॉजिक्स ऐड करी हुई होती। हमें फीडबैक लूप जितना शॉर्टन कर सकें उतना शॉर्टन करना है। TDD हमें फ़ौरन फीडबैक दे देता है कि कुछ ख़राब है, हम फ़ौरन से उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक दिन बाद फीडबैक आता है, एक हफ्ते बाद फीडबैक आता है, तो उसकी पर कॉस्ट उतनी बढ़ती जाती है और आपका प्रोजेक्ट उतना डिले होता जाता है। यहाँ पे मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैंने नया कोड डाला, टेस्ट चलाया दोबारा से, मुझे पता चला कि मैंने एक्सेप्शन गलत थ्रो कराई हुई है, मैंने फटाफट एक्सेप्शन ठीक कर ली, फिर आगे बढ़ गया। कोई और केस होता तो होता है कि मैं एक के ऊपर एक फीचर्स बिल्ड कर रहा होता और तो कि पहली जो मेरी ब्रेक होती है वो गलत लगी होती है, गलत एक्सेप्शन दिखती होती, फिर मुझे जो ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ से मसला आ रहा है। तो यहाँ बिकॉज फीडबैक लूप बहुत छोटा होता है तो बहुत जल्दी अपनी गलतियाँ पकड़ते हैं और उसके ऊपर नई चीज़ बिल्ड नहीं कर देते। जी एग्जैक्टली। तो ऐसा हमारा सेट के TDD कब नहीं करना चाहिए, तो आई गेस हमारी अच्छी एक्सप्लेन कर सकता है हमारी। यार फर्स्ट वाला जो है वो अगर इसमें कोई ऐड कुछ करना चाहे तो थ्रोअवेज का मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। थ्रोअवे कोड वो होता है जो कि लेट्स से हमने कोई MEP बनाया या कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो कि हमें लेट्स से क्लाइंट को एक डेमो देना था कि पॉसिबल है, एंड देन वो कोड हमें फेंक देना था, उसको उसके ऊपर फीचर बिल्ड नहीं करने थे, वो एक टेम्परेरी कोड था। यू मीन एक प्रोटोटाइप वगैरह जो हम जैसे प्रोटोटाइप वगैरह जो हम बनाते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ बना जो जैसे ऐसा डेमो जो उसके ऊपर एक्चुअल कोड बाद में बिल्ड ना करना, उसको सिर्फ फेंक देना, जैसे हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो सकते हैं एट टाइम्स। सही एट टाइम्स, हर दफा नहीं। अब सेकंड वाला भी बता दो ऐसे ही। There is a decent tool at hand. I guess जो है ये मेरे ख्याल से UIs की बात हो रही है मोस्टली, ऐसा ही ना होगा। UI वाला थर्ड वाला था कि जब आपको UI पे चीजें चाहिए हो, बेसिकली इंटीग्रेशन वाली चीजें भी आ जाती हैं, तो वो मैं बताता हूँ। ओके, ये वाला मुझे पॉइंट डिसेंट टूल एट हैंड का मतलब है कोई डिसेंट फ्रेमवर्क जैसे अवेलेबल नहीं है। बहुत अनलाइकली होता है क्योंकि आप
एक्स यूनिट, जे यूनिट या सी यूनिट, पता नहीं पाई यूनिट, पी यूनिट सब में होते ही हैं। बहुत अनलाइकली होता है कि अच्छा फ्रेमवर्क ना अवेलेबल हो, लेकिन इसकी स्पेशल केस है कि इसके अगले लाइन पे ही लिखी हुई है यूआई। यूजुअली विजुअल चीज़ों में यूआईस के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर इतने अच्छे फ्रेमवर्क्स नहीं होते, तो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता। तो ऐसा नहीं है कि यूआई के लिए नहीं लिखना चाहिए, नहीं करनी चाहिए टीडीडी, तो लेकिन ये अभी एक अर्ली फील्ड है, और अगर आपके फ्रेमवर्क में अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं टीडीडी, तो फॉर श्योर करना चाहिए। थर्ड वाले में ये होता है कि यूआई का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है आपके कोडिंग उससे ना। हो सकता है कि कुछ और उसके अंदर आपने बिहेवियर्स रखे हुए हो जो जिसकी कवरेज आपको टीडीडी में नहीं मिल रही हो, तो विजुअल के लिए मतलब इसलिए नहीं करनी चाहिए, या वो इसलिए बेहतर नहीं है। कोई अगर और इसमें कुछ ऐड करना चाहे। मतलब विजुअल्स के लिए वैसे भी हो भी नहीं सकती ना, कैसे लाइक एचटीएमएल और सीएसएस के लिए आप क्या लाइक अगर आप एंगुलर यूज कर रहे हैं तो आपने सर्विस इंजेक्ट करा के आप बहुत ज्यादा ही कर सकते हैं कि आप उसका रिस्पांस चेक कर सकते हैं कि वो नल नहीं आ रहा अगर आप एंगुलर पे या रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। बट आप एचटीएमएल और सीएसएस के लिए क्या मतलब उसके लिए आप कोई टेस्ट तो नहीं ले सकते। लाइक आप वो बहुत ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट करें आपने कोई एंगुलर में आपने ng4 लगा के कोई एक लिस्ट से बहुत सारे आपने टीडीज रेंडर कराने, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट नॉन एम्प्टी हो। बस उससे ज्यादा आप यूआई पे क्या टेस्ट करेंगे? और बिल्कुल ऐसे ही है ना मॉक टेस्ट आप सर्विस के रिस्पांस का कर सकते हैं ना। यूआई की भी ना टेस्टिंग होती है, लेकिन वो कवरेज उसकी टीडीडी में नहीं होगी। जैस्मिन एक फ्रेमवर्क है जो यूज किया जा सकता है यूआई टेस्टिंग के लिए। बट जैस्मिन पे तो आप जैसे एंगुलर में जैस्मिन यूज करते हैं तो उसमें आप सर्विसेज को इंजेक्ट करके और उनकी मॉकिंग करके और उनका रिस्पांस वगैरह चेक करते हैं ना। आप यूआई को कैसे मतलब यूआई की बैकएंड जो प्रोग्रामिंग चल रही है यूआई की वो आप चेक कर सकते हैं, बट उसके जो पेजेस रेंडर हो रहे हैं उसमें आप क्या टेस्ट करेंगे? वो तो सिंपल क्यूए के थ्रू ही होगा। वो भी चेक हो जाती हैं लाइक कि आपका आउटपुट क्या है किसी कंपोनेंट का। लेकिन विजुअल टेस्टिंग अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मैं तो विजुअल की बात कर रहा हूं। हाँ, उसमें तो ए/बी टेस्टिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। इवन टेम्पलेट्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स की मैचिंग या कुछ ऐसे, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी कवरेज ये यहाँ पे बताने का रीजन ये है कि वो कवरेज जो है ना वो टीडीडी में नहीं आती है। ये टीडीडी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कवरेज मतलब वो कवर नहीं कर रही है इस चीज को। अच्छा, उसके बाद वाला है कांट थिंक ऑफ हाउ टू टेस्ट समथिंग के अंदर ये है कि भाई अगर आपके पास डोमेन नॉलेज इतनी नहीं है, या आपके पास ऐसा, जैसे इसमें जो सेशन मैंने अटेंड किया था उसमें एमएल के कुछ केसेस ऐसे थे कि भाई इसमें इतनी ज्यादा आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है स्टार्ट में, और टाइम के साथ आप चीजें लर्न करना स्टार्ट करेंगे या टाइम के साथ आप लर्न करेंगे तो उसके इसमें भी बेहतर नहीं है कि आप टीडीडी यूज करें। इसके अलावा वो भी चीज़ें थी जैसे कुछ एमएल के अगर प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली उनके लिए टीडीडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे गाइड चेंज हो रही हो बार बार, लेट्स से कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी खुद इतना क्लियर नहीं एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप फिर टीडीडी नहीं करें। इसके केसेस जो रोजाना के बेस पे चेंज हो रहे हैं। सही। छोटे से लॉज हैं उसको गो थ्रू कर लेते हैं। यू कांट राइट एनी प्रोडक्शन कोड अंटिल यू हैव अ, एक सेकंड में वो हटाऊं, पॉपअप्स हटाऊं, ठीक है। यू कांट राइट एनीथिंग एनी प्रोडक्शन कोड अंटिल यू हैव फर्स्ट रिटन अ फेलिंग यूनिट टेस्ट, जो कि हमने किया था। हमने पहले फेलिंग यूनिट टेस्ट लिखा था, इनफैक्ट इतना फेलिंग लिखा था क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड नेक्स्ट टाइम पे इतना फेलिंग लिखा था कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही थी। यू कैन राइट, you can't write more of a unit test than is sufficient to fail and not compiling is failing। फिर हमने नेक्स्ट फीचर हमने ये किया हम लोगों ने कि हम लोग से ए फंक्शन रखते थे कि लेट्स से ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स या हैज एन अपर केस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये नहीं करते थे कि फटाफट जाके लोअर केस का फंक्शन भी लिख दें। और यहाँ पे ऐसे सिंपल रिजेक्ट जो उमर भाई ने शेयर की थी, आई थिंक वो सारे पासवर्ड के केसेस फॉलो कर रहा था। तो हम जो है वो अगर हम वो करते थे कि अगर हम वो रिजेक्ट डायरेक्टली यूज़ करते तो होता है, अगर हम एज इट इज रॉ यूज कर लेते हैं उसको, तो होता है ये कि हम नए फीचर्स ऐड कर लेते हैं जिसके हमने टेस्ट नहीं लिखे होते। तो हम एक ग्रेजुअली एक बाय एक फीचर्स और टेस्ट लिखते हैं और फिर उसका फीचर ऐड करते हैं। तो ये 3 लॉज हैं। यू कैन राइट मोर प्रोडक्शन कोड दैन इज सफिशिएंट टू पास द करंटली फेलिंग यूनिट टेस्ट। इसके बाद जो हमारे पास और भी स्लाइड्स हैं, बट आई गेस हम लोग पहले कार्टा मूव कर जाते हैं और फिर इस पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम जो कम पड़ जाएगा कार्टा के लिए। तो ओके,
अभी होगा ये कि हम लोग जो है वो ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे और 3-3 बंदों के ग्रुप्स बनेंगे, तो और वहाँ पर हम लोग यूजिंग पेयर प्रोग्रामिंग जो है कोड कर रहे होंगे समवॉट, जैसे हम लोग भी लाइव सेशन में कर रहे थे कि मुझे एक बंदा एक नेविगेटर होता है और एक ड्राइवर होता है। पेयर प्रोग्रामिंग होती इस तरह से है कि एक बंदा एक्चुअली कोड इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और बाकी बंदे उसको गाइड कर रहे होते हैं। अगर वो 2 बंदे होते हैं तो पेयर प्रोग्रामिंग कहलाती है, अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो मॉब प्रोग्रामिंग कहलाती है। एंड द आइडिया इज के एज द कोड सेज के फॉर एन आइडिया टू गो फ्रॉम योर हेड इनटू कंप्यूटर इट मस्ट गो थ्रू समवन एल्स हैंड्स। इसको सबसे अच्छा विजुलाइज करने के लिए जो लेफ्ट पे जो कि वो बना हुआ है, ये रैली रेसिंग के 2 ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, वो सबसे अच्छी एग्जांपल है कि एक बंदा जो है वो सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कैटर कर रहा है, वो देख रहा है कब गियर अप करना है, कब गियर डाउन करना है, कितनी रेस लेनी है, कब ब्रेक मारना है। और जो राइट साइड बंदा है वो एक होलिस्टिक व्यू देख रहा है, उसके पास एक मैप है और उसको पता है कि कब जो है उसको गाइड करता है, अब लेफ्ट टर्न आने वाला है, अब यू टर्न आने वाला है, तो उसके हिसाब से उसको पता होता है कि जब लेफ्ट टर्न आना है तो उसने कर्व करना है और जब यू टर्न आना है तो उसने स्लो डाउन कर लेना है। तो इस तरह से जो हम लोग कर रहे होते हैं कि एक बंदा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोड देख रहा होता है और जो नेविगेटर होता है वो एक होलिस्टिक व्यू रख रहा होता है कि हमें जो है प्रोजेक्ट को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। इस पे किसी को कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन या कोई काउंटर इंट्यूटिव कोई चीज़ लग रही है तो शेयर। नहीं ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इस तरह करते हैं अब कि हम लोग जो है 15 मिनट के टाइमर्स लगा लेते हैं और जब एक बंदा कोड कर रहा होता है तो सारा टाइम भी चल रहा होता है, 15 मिनट बाद जो है वो स्विच करते हैं, फिर जो नेविगेटर होता है वो ड्राइवर बन जाता है और ड्राइवर नेविगेटर बन जाता है और इस तरह साइकिल चलता जाता है। 3 बंदे होते हैं तो सबकी एक बारी लगती जाती है ड्राइवर बनने की। ठीक है, कार्टो का ओवरव्यू कौन दे रहा है? ना भाई आप दे रहे हैं? सही है। तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक खोल सकते हो या एक सेकंड में पुल कर लेता हूँ। शेयर कर लेता हूँ। सही है, तो बेसिकली हमें TDD फॉलो करके एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनानी है। उसके कुछ सिनेरियोज लिस्ट हुए हुए हैं कि आप मैसेजेस पब्लिश कर सकते हैं, आप दूसरों की टाइमलाइन रीड कर सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल कमांड्स यहाँ पे लिस्ट हुई है, जैसे एलिस ने पब्लिश किया मैसेज आई लव द वेदर टुडे, या बॉब ने पब्लिश किया गुड गेम। उसके बाद पॉप रीडिंग के अंदर है, अगर मैं एलिस की टाइमलाइन रीड करता हूँ तो मुझे एलिस ने जो भी चीज़ें पब्लिश की हुई हैं वो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर फॉलोइंग देखें तो Charlie can subscribe to Alice's and Bob's timeline and view an aggregated list of all subscriptions. सही, आई थिंक ऑन आवर ओन भी देख सकते हैं। नीचे गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हमें इस तरीके से मैसेजेस कमांड्स इम्प्लीमेंट करना। तो सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, यूज़र सबमिट्स कमांड्स टू द एप्लीकेशन, तो पोस्टिंग और फिर यूज़र नेम मैसेज क्या है, रीडिंग किसकी टाइमलाइन रीड करनी है, किसको फॉलो करना है, किसकी वॉल देखनी है। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली ऐसे ही करें, थोड़ा सा अडेप्ट कर सकते हैं अगर करना हो तो, जिस भी तरीके से कमांड्स इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू इन बिहेवियर्स या इन फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करें। कार्टर का लिंक डाल देता चैट के अंदर, तो आप गेट की रेपो चेकआउट कर लीजिएगा, उस पर एक अपनी ब्रांच क्रिएट कर दीजिएगा और अभी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और फिर ब्रेकआउट रूम्स में जाके TDD फॉलो करते हुए इस कार्टर को अटैम्प्ट करते हैं। उसके बाद 5:15 पे रिटर्न होंगे इस मेन रूम के अंदर और आप सॉल्यूशंस भी कोड रिव्यू भी करेंगे और आपकी जो भी TDD की लर्निंग्स हैं, आपने क्या सीखा, बेनिफिट्स और एनी क्वेश्चंस, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना कोड कंप्लीट किया या कितने फीचर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। TDD बेसिकली हमारा मेन गोल है, समझना और प्रैक्टिस करना। अगर सब रेडी हैं तो कौन सा बस सोल्यूशन पहले शेयर कर रहा है? और सबसे मैंने ऐसे आस्क किया है कि कोई भी आज की लर्निंग थी वो एक दफ़ा लिख लें ताकि जो है वो इजियर फॉर अस टू लाइक अंडरस्टैंड के और मतलब थोड़ा सा वो शेयर सोल्यूशन शेयर कर दें कि किस तरह उन्होंने प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश की थी और फाइनल सोल्यूशन किस तरह दिख रहा है। सिंस जो टीम्स अच्छी खासी होंगी तो उसको सोच शॉर्ट रखना होगा।
हमने थोड़ा सा शॉर्ट रेट्रो ऑलरेडी कर लिया 5-10 मिनट का, तो मे बी हम लोग पहले चले जाएं अदनान। जी चले जाते हैं मसला नहीं। सो या 2 मिनट तक रखते हैं अगेन। जी मैं वही डिस्कशन में 2 मिनट में ही सारा अपना शेयर कर दूंगा, फिर इसके बाद मेरे डिस्कशन से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो हम बाद में ले लेंगे ताकि सबके सॉल्यूशंस कवर हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। हेलो हेलो। जी हेलो। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल। ठीक है, तो हमने जो सबसे पहले रीडिंग का जो टेस्ट केस है उसको कवर किया है कि सॉरी पोस्टिंग का टेस्ट केस हमने सबसे पहले कवर किया है। जो ये वाला सिनेरियो था इसको सबसे पहले कवर किया है कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास डिफरेंट परम्यूटेशन क्या क्या थे कि पोस्टिंग में क्या क्या टेस्ट केस बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ये टेस्ट केस क्रिएट किया कि हमारे पास जब हम अपनी पहली पोस्ट क्रिएट करते हैं तो क्या उस पर यूज़र बनता है या नहीं बनता, क्योंकि उस पर रिक्वायरमेंट थी कि आपकी जो पहली पोस्ट होगी, जो कोई भी पहली पोस्ट करेगा उस पर उसका यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके की थी। हाँ, कि हमने यूज़र एग्जिस्ट चेक किया है इसका कि जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका यूज़र बनता है या नहीं बनता। सेकंड केस पोस्ट से रिलेटेड ये था कि यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र नेम एम्प्टी होता है तो एट द टाइम ऑफ रीड हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा यूज़र नेम कौन सी पोस्ट किस यूज़र नेम को बिलोंग करती है। तो उसका जो सेकंड परम्यूटेशन था वो ये हमने चेक किया था कि पोस्ट के टाइम पे यूज़र नेम कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि इसके पोस्ट के मेथड में चेक करा दिया कि अगर पोस्ट आती है और उसका यूज़र नेम नल होता है तो हमने एक्सेप्शन क्रिएट की हुई थी, वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि हम सारे सिनेरियो सारी रिक्वायरमेंट कवर नहीं कर पाए। हमने एक पोस्ट कवर किया है और रीड के थोड़े बहुत टेस्ट केस कवर किए, उसके बाद टाइम अप हो गया था तो हम सब चीज़ें कवर नहीं कर पाए। तो पोस्ट से रिलेटेड ही अनदर वन एक और था कि हाँ ये यूज़र नेम एग्जिस्ट वाला हो गया। ठीक है, और अच्छा हाँ पोस्ट, अब जो पोस्ट अब यहाँ से जो है ना पोस्ट डिस्प्ले शुरू हो रहा है, तो उसमें ये हमने चेक करना था सबसे पहले कि उसने कोई पोस्ट उसकी एम्प्टी रही है, यानी जो रीड के टाइम पे वो सारी वही पोस्ट आएंगी कि वो चेक करना है कि उसकी यूजर नेम के अगेंस्ट कोई भी उसकी पोस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ये रीडिंग का टेस्ट केस था। रीडिंग का एक और टेस्ट केस हमने इस तरीके से लिखा था कि जो जैसे फॉर सपोज मुझे जिसकी पोस्ट देखनी है ना, तो मैं उसी पर्सनल उसी की पोस्ट मेरे पास विजिबल होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सबकी। फॉर सपोज अगर मैं सिर्फ एलिस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एलिस की पोस्ट आनी चाहिए, ना कि बॉब की। ठीक है, बस दैट्स नाइस। इट, में हमने यही सारा किया। कोई लर्निंग्स टीडीडी के हवाले से? हाँ, लर्निंग्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था। लर्निंग्स ये थी कि टीडी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, इससे पहले मैंने कभी इस अप्रोच पे काम नहीं किया। यूजुअली टेस्ट केस बाद में ही देखते थे, तो टेस्ट केस पहले ये, और दूसरा ये कि पैर प्रोग्रामिंग से भी 2-3 लर्निंग्स हुई हैं। एक तो ये कि आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उसी वक्त आपको पता चल जाता है पैर प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो, और दूसरा बस फिलहाल ये लर्निंग थी। दैट्स इट। नाइस। आपकी टीम में जो थे वो भी अपने लर्निंग्स शेयर करें। मौजम आई गेस आ गए तो आप शेयर कर दें मौजम। कोड शेयर करूँ या एक्सपीरियंस शेयर करूँ? कोड तो आई गेस आपको समझा दिया। मेरा एक्सपीरियंस मेरा तो एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये पेयर प्रोग्रामिंग का भी और ऑब्वियसली टीडीडी का भी, और मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव इवेंट है। और मतलब मुझे ये दोनों ही ऑब्वियसली सीनियर्स थे और बहुत सीखने को मिला इन दोनों से। बस मुझे यदि अपनी कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव करने का मौका भी मिला इसमें, हाउ टू टेक थिंग्स अलोंग और किस तरह अप्रोच करनी है डिफरेंट टेस्ट केसेस में, तो वो भी काफ़ी सीखने को मिला। तो या काफ़ी मेरी तरफ से तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है।
अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि टीडीडी में मैंने एक और चीज़ देखी कि ये आपको खुद रोड मैप प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपको आगे करना क्या है। आप जैसे जैसे टेस्ट केस लिखते जाते हो ना, इम्प्लीमेंटेशन में ये आपको रोड मैप दे रहा होता है कि ठीक है, अच्छा अब आगे आप ये करो, अब आगे आप ये करो। तो एक प्रॉपर रोड मैप हमें प्रोवाइड हो रहा होता है कि अगर हम पहले टेस्ट केस लिख लेते हैं तो। तीसरा बंदा मैं था, और मैं मोस्टली इन दोनों को इतना कम हमने किया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इन दोनों को स्लो डाउन कर रहा था, फोर्स कर रहा था कि डायरेक्टली लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर और ये चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले सिर्फ रिटर्न ट्रू से काम चल रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, हार्ड कोडेड पोस्ट रिटर्न करने से काम चल रहा है तो वो कर दो। तो बहुत ही जितना टीडीडी प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते थे कर रहा था। होपफुली सीखा होगा सबने कुछ। मैं स्टॉप शेयर कर दूं या? यस, नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा है नहीं काम। सही है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बरोज आप बता रहे हैं मैं बताऊँ? आप स्टार्ट कर लें फिर मैं आपकी आवाज़ नहीं आई बरोज। कह रहा हूँ। आप स्टार्ट कर लें फिर मैं करता हूँ। सही है, तो ये कुछ यूज़र के थे, यहाँ से मैंने शेयर कर दिया, बताएं आप स्टार्ट कर दें। ये हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि फर्स्ट 3 रिक्वायरमेंट जो पोस्टिंग, रीडिंग और फॉलोइंग की थी, उनको इम्प्लीमेंटेशन हमने आगे स्टार्ट कर लेते क्योंकि पूरा करना मुश्किल था। तो बेसिक स्टार्ट तो हमने इससे करा कि हम पहले यूज़र रिजर्वेशन चेक कर लें कि यूज़र क्रिएट भी हो रहा है हमारा सही से कि नहीं। तो फर्स्ट बेसिक रिजर्वेशन हमारी ये हो गई। उसके बाद फिर हमने यूज़र के यूज़र नेम चेक करा कि क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन यूज़र नेम हमारे सेट हो रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके एक टाइमलाइन हमारे सेट करने का जो था कि वो भी इनिशलाइज हो, मतलब बेसिकली स्टार्ट में हमने सिर्फ चेक कर लिया कि इनिशलाइजेशन हमारी सारे पूरे ऑब्जेक्ट सही हो रही हैं कि नहीं। उसके बाद फिर टाइमलाइन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था डिस्कस करके कि क्योंकि हमें उसमें यूज़र और मैसेज और कब पोस्ट हुआ ये चीज़ें चाहिए थी, तो हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइमलाइन का बना लिया और फिर उसकी इनिशलाइजेशंस और पोस्ट के वो सही से होता है कि नहीं ये टेस्ट करना पहले लिखा है हमने। इसी तरह अच्छा, ये ज़्यादातर चीज़ें ना यहाँ पे रेड थी, हम इसको आईडी से जो है फिर वो वहाँ पे जनरेट करते गए मेथड्स को और उसमें चीज़ें ऐड करते गए, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अलग से एक यूज़र की फॉलोइंग लिस्ट बना ली कि उसकी सब्सक्रिप्शन हम ऐड करते जाएंगे जिस यूज़र को उसको सब्सक्राइब करना है, तो रेफरेंस उसका रख लेता है और हमने उसको चेक कर लिया कि सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली ऐड हो रही है कि नहीं। फिर उसके बाद टाइमलाइन रीड करने के लिए टाइमलाइन का पूरा हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था एक किसी यूज़र की टाइमलाइन के चेक करने के लिए, उसको एजर्शन करी कि वो हमारे पास सही से रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। बाकी तो एक सोशल मीडिया का था, वो बता दें फिर लर्निंग शेयर कर लेता हूँ। फिर हमने एक सोशल मीडिया की मेन क्लास थी जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ टोटल यूज़र्स जो भी हम रजिस्टर कराएंगे वो होंगे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन और सारी इनिशलाइजेशन के लिए जो टेस्ट था वो हो गया। और एक एग्रीगेटेड लिस्ट जो फॉलोइंग रिटर्न करने की थी उसका हमने अलग से चेक कर लिया कि किसी ने जो एग्रीगेटेड लिस्ट सब्सक्राइब करी हुई है वो हमारे पास सही रिटर्न हो रही है कि नहीं। इसके लिए हमने 3 क्लासेस बना रही थी। बाकी ये था कि लर्निंग हमारी इसमें वैसे उस टाइम पे तो थी अपनी, मतलब ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था तो थोड़ी बहुत जो है वो नो हाउ थी। बाकी एक लमक भाई की अभी बात से एक चीज़ लर्न करी कि भाई स्लो हमें और करना चाहिए था, हमें और ग्रैनुलर लेवल पे जाना चाहिए था चीज़ों को लेकर।
मैंने भी पेयर अगर प्रोग्रामिंग पहले करी हुई है, लेकिन मैंने टेस्ट ड्रिवन नहीं करी थी, तो मेरे लिए पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा सा था, तो उस लिहाज से मेरी लर्निंग हुई है कि किस तरह फिर आइटरेटिवली मुझे चीज़ें बढ़ानी है, इसकी आदत और सही मुझे से आज थी नहीं। ये फील हुआ कि हमें डायरेक्शन ना खुद ही मिल रही थी, मतलब टेस्ट लिख रहे थे, वो टेस्ट ही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था हमें। बाकी हमारे साथ मेहदी थे, मेहदी अगर कुछ शेयर करना चाहें। मेरी तरफ से यही है, दरोज आपकी तरफ से कुछ और ऐड कर दें। मेरा भी यही था बस। मेहदी सही। शायद है नहीं, सही, तो स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। ओके सो इसमें ये हुआ था कि सबसे पहले लाइक हमने जो है वो जो एग्जांपल्स थी उनको फोकस किया था कि उनमें क्या हो रहा है, और कोशिश की थी कि उन्हीं चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पे जो है रेप्लिकेट कर रहे हो अपने सोशल नेटवर्क के साथ। सो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कोई चीज़ पोस्ट करने जा रहा है तो जो यूज़र है वो अपना नाम देगा और आगे मैसेज देगा, तो इस तरह से ही फॉलो करके हुए जो है फिर हमने जो है वो सारे मेथड्स बनाए थे। अब इसके अंदर ये हुआ था कि सबसे पहले लाइक हमने भी यही किया था कि सबसे पहले जो है वो बिना क्लास बनाए या कुछ बनाया जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स लिख लिए थे, और उनको जो है वो टेस्ट किया, जब वो फेल हुए तो फिर जाके उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू की। सो इसको काफ़ी रिलीजियसली यानी हमने फॉलो किया तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा कहीं हुआ कि हम कोई चीज़ लिखना शुरू कर दें, अगर लिखना स्टार्ट भी कर देते थे तो फिर वापस डेविएट हो जाते थे, वापस टेस्ट पे आते थे और टेस्ट लिखते थे, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी हुई हमारी। इसके अंदर ये है कि हमने पोस्ट का टेस्ट बना लिया। इसके अंदर सिंपल जो है वो यूज़र हम प्रोवाइड करते हैं और मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो सोशल नेटवर्क हमारे इंस्टेंस के ऊपर जो है वो यूज़र में वो मैसेज पोस्ट हो जाता है यूज़र की टाइमलाइन पे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो हमने बनाया वो व्यू टाइमलाइन का था। तो किसी भी यूज़र की व्यू टाइमलाइन, जिस तरह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे, सिंपल यूज़र का नाम जाता था तो उसकी टाइमलाइन आ जाती थी। तो वही चीज़ हमने भी की कि व्यू टाइमलाइन में जब यूज़र हम भेज रहे होंगे तो उसकी जो है वो टाइमलाइन हमारे पास जो है वो आ रही होगी, और उसको फिर हमने जो है वो टाइमलाइन की साइज़ से जो है वो असर्ट करवा लिया इसको वेरीफाई करने के लिए। एक हमने इसमें शुड फेल का भी बना लिया था कि जस्ट इन केस हम गलत एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इसको भी यानी टेस्ट कर लिया था कि सही चल रही हो। ज़्यादा अगर नंबर हम दे देते हैं जितने मैसेज हैं नहीं उसकी टाइमलाइन पे तो क्या होता है। उसके अलावा फिर कैन यूज़र फॉलो का हमने एक बनाया था। इसमें ये था कि सोशल नेटवर्क को हम बताते थे कि कौन सा यूज़र किसको फॉलो करेगा। वही मेथड हमने यूज़ किया जो यहाँ पे था कि फॉलो करने के लिए यूज़र 1 देते थे और यूज़र 2 दे रहे होते थे। तो इसी तरह हमने जो है वो फॉलोअर और फॉलोई के यूज़र्स जो हैं वो सेंड किए सोशल नेटवर्क को। और ये मेथड ये करता है कि सिंपल जो है वो फॉलोअर को सब्सक्राइब में वो वाला फॉलो ही भेज देता है, और फॉलोई का जो सब्सक्राइब मेथड है वो अपनी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में उस मेथड को उस यूज़र को डाल देता है, ताकि ये वाला भी मेथड फिर हमारा यानी बिल्कुल परफेक्ट चलने लग गया था, क्लीन हो गया था। फिर यानी हम आहिस्ते आहिस्ते इम्प्लीमेंट करते गए चीज़ों को और आगे मूव करते गए। फिर शो यूज़र वाल वाला मेथड था। इसमें हमने जो है वो इस वाले ही यानी इसको कोड को यूटिलाइज़ किया दोबारा, और उसकी बेसिस के ऊपर यूज़र्स को 2 फॉलो करवाया, उनमें मैसेज डाले, और फिर एट द एंड सोशल नेटवर्क पे हमने यूज़ किया गेट वॉल का मेथड। जैसा यहाँ था कि हम जो है वो चार्ली और वॉल देते थे, यानी एक यूज़र जा रहा है तो उसकी बेसिस पे हमारे पास पूरी वॉल आ जाती थी जिसमें उसके सारे यूज़र्स की जो है वो सारे सब्सक्रिप्शन की जो है वो मैसेजेस आ रहे हों। तो इसको भी हमने जो है वो सेट करवा लिया। इसमें भी यही हो रहा है कि ये करता है सिंपल कि जितने भी जो यूज़र है उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आता है, उन सब्सक्रिप्शन की जो है वो टाइमलाइन के ऊपर जो है इटरेट करता है, और सारे टाइमलाइन मैसेजेस को जो है वो ऐड करके वॉल रिटर्न कर देता है। सो ये हमारा यानी स्ट्रक्चर था। इसके अंदर यूज़र की क्लास दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल है, टाइमलाइन है और सब्सक्रिप्शन है, एरे लिस्ट है यूज़र्स की और मैसेजेस की। उसके अलावा जो सोशल नेटवर्क की क्लास है उसमें सिंपल मेथड्स है, व्यू टाइमलाइन, फॉलो, गेट वॉल और पोस्ट। मैसेज की क्लास लिखोगे? मैसेज में ठीक है।
इसमें हम टाइम डालने का सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने वो नहीं डाला क्योंकि टाइम उसको अगर देखें एग्जांपल्स तो उसमें टाइम भी आ रहा था, यानी एक तरह से पोस्ट के साथ, लेकिन वो फिर हमने टाइम कम होने की वजह से जो टाइम ही नहीं डाला। काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही थी टाइम के चक्कर में, हमें काफ़ी टाइम उसमें लग गया था। ठीक है, नाइस। कोई लर्निंग्स भाई और इनान, खास तौर पे इनान ने आज मुकर्रम भाई, इनान भाई और संजय थे हमारे साथ, मेरे साथ। जी जाजिब, मैं सुन रहा था असल में। हाँ, लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा हुई और बेसिकली हम इस फ्लो को लेके चले कि ठीक है हमें टेस्ट ड्रिवन अप्रोच रखनी है, माइंड में रखनी है, बट हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम ये पढ़ रहे थे वन बाय वन, हमें इसको भी मीट करना है। तो हमने बड़े स्पेसिफिकली इसको रीड किया, तो इसमें जरा खिजर उसको हाईलाइट को क्या नाम है रमीज को हाईलाइट करना है। इसमें लिखा होता है कि हमें एक्सेप्शंस को फिलहाल वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक आध एक्सेप्शन के केसेस बनाए, बट हमने ये सब नहीं किया कि हम उसकी प्रॉपर पूरी पूरी एक्सेप्शंस बनाएं और उसमें चेक करें। क्यों? कि पहले हमें सिनेरियो कवर करना था। तो इस तरीके से हमने पूरा सिनेरियो टेस्ट ड्रिवन को फॉलो करते हुए किया, बट उसमें हमने उसकी सारी एक्सेप्शंस कवर नहीं की क्योंकि इसमें हमें एक वो दी हुई थी, रिलैक्सेशन दी हुई थी। तो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि ठीक है टेस्ट ड्रिवन अप्रोच मेक सेंस, बट टेस्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ साथ आपको टेस्ट ड्रिवन अप्रोच पे हमेशा स्टक नहीं हो जाना है कि आपने इतने टेस्ट लिख लिए, इतने टेस्ट लिख लिए कि आगे की फंक्शनैलिटी जो है वो आपका टाइम निकल गया, डेडलाइन निकल गई और आगे की फंक्शनैलिटी पूरी नहीं हो पाई। तो आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना है। तो ये चीज देखी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये चीज सीखी कि अगर हम टेस्ट ड्रिवन अप्रोच यूज करते हैं तो हमारे पास कोड की स्कैटरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लाइक कोड बहुत टूट टूट के अलग अलग जगह हो जाता है, तो हमें समझने में आसानी हो जाती है और क्लासेस बनाने में बहुत इजी मतलब आसानी हो जाती है कि हमें नजर आ रहा होता है स्ट्रक्चर के अब अगला क्या स्टेप होने वाला है। तो ये चीजें बहुत सीखने को मिली। नाइस। संजय है लाइन पे? अच्छा, एक और लर्निंग ये थी कि मोस्टली हम जब इम्प्लीमेंटेशन पहले करते हैं और टेस्ट बाद में लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम हमारा इम्प्लीमेंटेशन को थिंक आउट करने में लग जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब टेस्टिंग पे जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन अगर फिर उसमें और टाइम लगता है। लेकिन अगर इनिशियली स्टार्ट ही टेस्ट से करें तो टाइम इस तरह से हो जाता है कि हमें नेक्स्ट आइट्रेशन मतलब नॉर्मल फ्लो में हम टेस्ट बाद में लिखने के बाद एक और दफ़ा आइट्रेट करते थे, वो नहीं करना पड़ता। इनिशियली हमारा टेस्ट जो है वो पहले से होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और एक दफ़ा टेस्ट आपके पास टेस्ट कंप्लीट हो जाए यानी रेड हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत सिंपल होती है, यानी इम्प्लीमेंट करना उसको बहुत ईजी होता है। सही है, अच्छी लर्निंग है। मेरे पास भी काफी सिमिलर सी लर्निंग है। अच्छा, नेक्स्ट हम कर दें? हाँ श्योर। संजय ने शेयर नहीं किया, संजय ने कुछ शेयर किया था। संजय का आईडी का कुछ इशू था तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कमेंट नहीं कर रहा चेंजेस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास पोस्ट जो है सबसे बेसिक चीज़ है जो कि होनी चाहिए। उसमें हमने देखा कि वो एक कंटेंट और टाइम स्टैम्प के साथ हम उसके एक डाटा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सिंपली उसका एक ये टेस्ट बनाया और हमने पोस्ट की एक ऑब्जेक्ट बना दी उसके अगेंस्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि इसी तरह यूज़र जो है वो बेसिकली एक एंटिटी है हमारे पूरे सिस्टम में। तो उसी की एक शुरू में इनिशियली एक डाटा ऑब्जेक्ट बनाई और उसके अगेंस्ट उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद ये चीज़ हमने देखी कि यूज़र जो है वो बेसिकली पोस्ट हमने ये वाली फंक्शनैलिटी डाली कि यूज़र जो है वो एक पोस्ट को पब्लिश कर सके। तो यूज़र जो है अपनी पोस्ट को पब्लिश करने के लिए उसे क्या कुछ चाहिए होगा। बेसिकली उसको हमने एक न्यू यूज़र क्रिएट किया, एक पोस्ट क्रिएट की, और बेसिकली जब हम टेस्ट लिख रहे थे तो हमने ये यूज़र पर्सपेक्टिव से सोचा कि दूसरा अगर प्रोग्रामर हमारी क्लास को यूज़ कर रहा होगा तो वो किस तरह करेगा। तो हमने जो
क्लीन जो रीडेबल सेंटेंस बन सकता था, हमने वो लिखा है इधर कि यूजर पोस्ट को पब्लिश करेगा, तो यूजर डॉट पब्लिश पोस्ट लिखा, और बेसिकली उसमें हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि यूजर की जो यूजर के अंदर एक लिस्ट ऑफ पोस्ट होंगी जिसके अंदर एक पोस्ट अपेंड हो जाएगी, और उसके बाद हमने अपेंड कर लिया कि वो पोस्ट है वही होनी चाहिए जो हमने इधर बनाई है। उसके अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन है सिंपली पब्लिश के अंदर जो यूजर की पोस्ट की लिस्ट है उसमें ऐड हो रहा है, और गेट पोस्ट का एक फंक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। नेक्स्ट हमने ये किया कि हमारे पास यूजर जो है वो किसी दूसरे यूजर को फॉलो कर सके। उससे पहले हमने एक चीज ये चेक कर ली कि जब हम यूजर की हमने इनिशियली टेस्ट लिखा था तो हमने उसकी जो पोस्ट जो थी उसकी लिस्ट को इनिशियली असर्ट कर लिया कि वो 0 होनी चाहिए, और यूजर जिन लोगों को फॉलो कर रहा है उसकी भी एक हमने प्रेफरेंस लिस्ट का सोचा कि वैसी होनी चाहिए, तो हमने उसको भी 0 कर लिया। उसके बाद हमने टेस्ट लिखा कि यूजर शुड बी एबल टू फॉलो अदर यूजर्स। उसमें हमने 2 यूजर्स बनाए और बॉब एलिश को फॉलो करने लग गया, और फिर बॉब की फॉलोइंग मंगा के हमने बेसिकली चेक कर लिया कि क्या उसमें एलिस है कि नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिहाइंड द सीन्स बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक लिस्ट है और उसके अंदर जो फॉलोइंग है उसके अंदर बंदे ऐड होता है, यूजर्स ऐड हो रहे हैं। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है नोटिस करने वाली वो ये कि लमक भाई ने जैसे बात कही थी कि और मैंने भी बेसिकली चीज कही थी और इसी के अगेंस्ट में चला गया कि मिनिमल एफर्ट करनी है किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए, और इधर हमने ये कर दिया कि डायरेक्ट लिंक लिस्ट या डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने जंप कर लिया बिहाइंड द सीन्स, और ये चीज हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही थी। इंस्टेड ऑफ ये कि हम टेस्ट 100% यूजर पर्सपेक्टिव से लिखते, हम इस पर्सपेक्टिव से लिख रहे थे कि बिहाइंड द सीन्स हमने किस तरह कुछ किया होगा तो उसके अगेंस्ट हम टेस्ट लिख रहे हैं। इससे एक फायदा ये हो जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है हमने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जहन में रख के टेस्ट लिखा होता है। लेकिन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इसके ऑपोजिट चीज है कि हमें करना ये होता है कि टेस्ट पहले क्लियरली लिख लें विदाउट थॉट टू इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छी करें। खैर उसके बाद हमारे पास लास्टली हमने एक और ये डाल दिया कि यूजर शुड बी एबल टू व्यू पोस्ट ऑफ पीपल दे आर फॉलोइंग। तो उसमें सिंपली ये था कि यूजर्स जितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं उन सबकी पोस्ट निकालते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि वो वही पोस्ट हैं जो कि उन्होंने की हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली उसका एक टेस्ट है। बहुत कोड तो खैर हमारा बहुत क्लीन था इस सेंस में क्योंकि हमने टेस्ट थोड़े से अच्छे लिखे थे, लेकिन जो मजे की चीज थी वो ये थी कि हमारे पास जो रिफैक्टरिंग थी ना वो बहुत मजे में हो रही थी, एज एन बहुत कॉन्फिडेंटली हम चीजें चेंज कर लेते थे। और इसमें काफी सारी चीजें फरमान भाई लोगों ने डिस्कस करनी है, वो लोग यानी कि आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो हमने रखी हुई है। बाकी दिस इज आवर कोड, तो कोई चीज स्पेसिफिक पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लर्निंग्स शेयर करते हैं फरमान भाई और हसन। अब लर्निंग्स बताओ। आई गेस मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है, किसी और के पास है? नहीं कोई सवाल नहीं, फरमान भाई की लर्निंग्स और जो दूसरे पार्टनर था। अच्छा लर्निंग्स में शेयर करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ जो अभी इससे रिलेटेड है वो ये थी कि हमारे माइंड में कि जैसे अभी रमीज लोगों का कोड था वो उसमें उन्होंने मैसेज और कुछ चीज़ों को अलग किया हुआ था, सोशल नेटवर्क की क्लास का उन्होंने यूटिलाइज किया था। हमारे पास ये क्लास जो है अभी कुछ कर नहीं रही है, सच एम्प्टी है। तो अच्छा हमारा एक डिस्कशन इस चीज़ में हमारी डिस्कशन हुई थी कि जो फॉलोइंग है यानी सब्सक्रिप्शन है और टाइमलाइन की जो चीज़ें हैं क्या वो यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन दो के अलावा कोई तीसरी क्लास बननी चाहिए इसके लिए टाइमलाइन के नाम से या सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो इस पे हम कर रहे थे, आप लोगों का क्या इनपुट है इसके ऊपर? आपका सवाल ये है कि रिलेशन क्या होना चाहिए यूजर्स का और टाइमलाइंस हाँ मतलब एक यूज़र दूसरे यूज़र को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है, और एक यूज़र एक पोस्ट कर सकता है। तो ये जो पोस्टिंग वाला जो काम है और सब्सक्रिप्शन वाला जो काम है ये किस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? अलग क्लास होनी चाहिए या इन दोनों में से किसी एक क्लास की होनी चाहिए? अच्छा ये खैर जेनरिक सवाल था, हमारे पास भी इशू आया था तो हमें भी
ऑफ कोर्स ये तो क्लियर नहीं हुआ। हम मतलब हमारी पहली सेंस तो ये कह रही थी कि एक जनरल सोशल नेटवर्क की क्लास होनी चाहिए और उसके बाद मैपिंग होनी चाहिए कौन सा वो किसको सब्सक्राइब करता है, सारे यूजर्स वहाँ पर हों और सब कुछ, और उसके थ्रू कमांड्स जा रहे हों कि हम बोलें कि अलग से होता ही तो उसमें लिखा ही था ना कि एलिस और एलिस पोस्ट करता है, या ये था कि एलिस फॉलोज चार्ली और फिर वो यूजिंग इस डाटा जो है वो उनको दो डाटा उनको बाइंड कर देता है। तो आई गेस होना मतलब इवेंचुअली सब सोशल नेटवर्क क्लास होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जब फंक्शनैलिटीज अपनी रीडमी की फाइल पढ़ के बना रहे थे तो हम लोग ने फिर ये किया था कुछ फंक्शनैलिटीज हमने क्लासेस में डाली थी और बाकी फंक्शनैलिटीज हम सोशल नेटवर्क में डाला था। तो आई गेस वो ये था कि जब पूरा कोड बन जाएगा तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किधर बिलोंग करती है और फिर उसके हिसाब से हम लोग रिफैक्टर कर देंगे, लेकिन फिर हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। लेकिन जाज़िब भाई इसमें सीन ये है कि यूजर बेसिकली टेल डोंट आस्क, और तुम्हारे पास डोमेन जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें उनका बिहेवियर भी होना चाहिए। तो अगर हम उसका जो बेसिकली यूजर का ये बिहेवियर होना चाहिए ना कि यूजर पब्लिश करेगा पोस्ट या या इस तरह की कोई चीज़ करेगा, तो अगर आप इस चीज़ को उठा के किसी जनरल यानी कि किसी आउटसाइड एक हैंडलर में ले जाते हैं, जैसे आप सोशल नेटवर्क कह रहे हैं, तो वो यानी कि उससे डीकपल हो रहा है यूजर से, लेकिन हालांकि वो पार्ट उसी का है, यानी कि पोस्टिंग जो है या इस तरह की जो चीजें हैं वो पार्ट यूजर का होना चाहिए, यूजर पोस्ट कर रहा होगा, रादर ये कि सोशल नेटवर्क पे उसकी कमांड जा रही हो। डज इट मेक सेंस? हाँ ये बिल्कुल, मतलब मेरे पास कोई डेफिनेट ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं था। बेसिकली इस पे भी हम लोगों ने भी काफी वो डिस्कशन किया और बेसिकली एंड में हम इस चीज पे आए कि पहले तो हमने ये वी एग्रीड टू डिसएग्री, और उसके बाद हमने कहा कि एक काम करने के मल्टीपल तरीके हैं और प्रोज एंड कॉन्स दोनों में, लेकिन करंटली जो मेरा आइडिया तो ये था कि जो जिस तरह अभी हुआ एंड में हम लोग मेरी डिसीजन के साथ चले, हमने कहा कि तो जिस तरह अभी हुआ ये चीज़ जो है ये सिंप्लिसिटी के हिसाब से बेहतर है, लेकिन एफिशिएंसी के हिसाब से ये बेहतर है कि आप जो है एक जनरलाइज्ड वो कर लें, बेसिकली एक कॉमन वो बना लें सिस्टम जहाँ पे बेसिकली यूजर्स और पोस्ट के दरमियान लिंक मैपिंग हो रही होगी और यूजर और सब्सक्राइबर्स के दरमियान भी मैपिंग वहाँ हो रही होगी, डायरेक्ट एक इंटरफेस बना के इस्तेमाल कर लें, इस तरह कह रहे हैं। एक चीज और भी थी, वो रीडमी और एमडी में ना लिखा हुआ था कि इनपुट इस तरह आएगा कि वो एक स्ट्रिंग देगा जो कि यूजर एग्जिस्ट करता होगा और फिर वो एक कमांड देगा आगे जो फॉलो और फिर एक और आर्गुमेंट देगा। तो उसको देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी एपीआईज में उस पर डिसीजन लें कि ये एपीआई जो कहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आई देन रियलाइज कि जो है वो यूजर 1 यूजर 2 आप कंटिन्यू करें। ओके तो अब वो बोल इस तरह रहा था, वो कहता है कि एलिस फॉलोज चार्ली, ठीक है, या वो कहता है कि चार्ली वॉल, तो वो बताता है कि कौन सा यूजर है कोई स्ट्रिंग और फिर अगली स्ट्रिंग बताता है कि कमांड क्या है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सॉर्ट ऑफ जो है ना एपीआई टाइप चीज़ है और सोशल नेटवर्क पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैसे सोशल नेटवर्क में वैसे हम लोग एपीआई बनाते नहीं है सर्वर के अंदर, के हम कहते हैं कि लेट्स से कोई जैसे होता है सोशल नेटवर्क स्लैश ऐड होता, सोशल नेटवर्क स्लैश क्रिएट होता, सोशल नेटवर्क स्लैश फॉलो होता। तो आई थिंक वो उसने एपीआईज बनाना चाह रहा था, मेरी असम्पशन इस तरह थी। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इवेंचुअली सारी चीज़ें सोशल नेटवर्क में मूव करनी होंगी और वो डिसाइड कर रहा होगा कि एक्शंस कहाँ डेलीगेट करने। सही। अच्छा जाति भाई, इसमें आप जो बात करें वो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मेंशन थी जो कि बहुत कंफ्यूजिंग थी, मैंने ये चैट पे भेजा, जरा देखें, ये लाइन भी मेंशन हुई थी इसके अंदर। अब इसका क्या मतलब, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। Posting, reading, following and all are not part of the command. All commands start with the username. ये बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। कंसोल में एक यूजर का नाम आएगा और उसके बाद ये चीज आएगी। अच्छा नहीं, ये चीज नहीं आएगी बल्कि उसमें, लेकिन फिर कमांड कैसे आएगी? उसने बोला कि ये कमांड्स नहीं है, तो स्टार्ट इससे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि पोस्टिंग और फिर आगे कुछ लिखा हुआ, स्टार्ट यूजर नेम से कर लो यूजर और फिर आई थिंक हम ये इसमें कर सकते थे कि हम जो यूजर की हमने क्लास बनाई है उसमें जो है वो हम एक प्रॉपर्टी आईडी की रख लेते और कंसोल पे जब हम हमारे पास कंसोल होता तो उसमें हम सिर्फ एक आईडी डालते तो वो यूजर की लिस्ट में जाके देख लेता कि ये आईडी पे कौन सा यूजर मैप्ड है। सही है।
और उस यूजर का पूरा सेशन क्रिएट कर देता है, और उसके बाद फिर हम उसमें पोस्टिंग रीडिंग जो करते रहते हैं वो अंदर ही हम मेथड्स के अंदर स्विच केस के थ्रू हैंडल करते रहते हैं। मतलब जो सेशन है वो हम यूजर का यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी आईडी से उठा लेते। फिर जैसे उसमें अगर मैसेज डालना है तो हमने एम की जो जैसे मैसेज की कमांड है वो डाली, तो वो यूजर वही रहता और उसी ऑब्जेक्ट में जा जाके डेटा एंटर होता रहता। फिर इसी तरीके से जब हमें रिलेशन देखने थे तो जब हम 2 दबाते तो 2 पे एक यूजर मैप होता, तो 2 में 1 और 3 वाले यूजर ऑलरेडी पड़े होते, तो उनकी पूरी की पूरी वॉल उठ के हमारे पास आ जाती। हम ऐसे भी कर सकते थे। एक मजे की बेसिकली लर्निंग यही मुझे एग्जैक्ट आइडिया यही है हमारा इधर। बेसिकली हर यूजर के अंदर उसकी पोस्ट पड़ी है और उसकी फॉलोइंग पड़ी है। हर किसी यूजर्स की हमने उसकी पोस्ट निकालनी है तो वो सिंपली इधर से निकल आती हैं। और अगर किसी और ये जिन जिन यूजर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, हम उन सबकी पोस्ट एग्रीगेट करके निकाल सकते हैं। एक मजे की लर्निंग अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो ये है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी ओपन एंडेड थी, तो हर बंदा उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकता था। तो अगर जब हम 3D नहीं अप्लाई करते तो हम सब ठीक ठाक कोड लिख चुके होते, और बिल्कुल एंड में जब टेस्ट लिखना होता है तब हमें समझ आता है कि ओ ये तो बहुत ओपन एंडेड है और ये एक्चुअल इंटरेक्शन होगा कैसे। बिल्कुल। जाते हुए एक सवाल था मेरा कि जैसे हम कोई नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें ERD प्लानिंग एंटिटीज़ की सारी करते हैं, तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में उसका जैसे क्लासेस हमारी एंटिटीज़ के साथ ही डिज़ाइन एक तरह से हो रही होती हैं, तो इसमें किस तरह अप्रोच करेंगे इसको? अच्छा, इसके यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं। आई थिंक लम्हा भाई ज़्यादा अच्छा समझाएंगे। मेरे पास 2 आइडियाज़ हैं। एक तो ये है कि पहले सारी या तो रिपोजिटरीज बना दें अलग से, बिकॉज आप डेफिनेटली डेटाबेस में आप डोमेन तो बना चुके होंगे, फिर आप कोड लिख रहे होंगे, राइट? तो पहले सेपरेट डेटाबेस ही होता है, तो उसकी रिपोजिटरीज बन चुकी होंगी। तो फिर जो आप मतलब पहले ही बनाए उनकी रिपोजिटरीज की क्लासेस बनाए, फिर कोड लिखना शुरू कर दें। दूसरा तरीका उल्टा हो सकता है कि आप सारी रिपोजिटरीज की क्लासेस को मॉक कर दिया, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हार्ड कोडेड एरे लिस्ट या सिंपल स्ट्रिंग पास करा दें फॉर स्टार्टर्स, एंड देन इवेंचुअली जो है वो जब आपको परमानेंट हो जाए तो फिर आप उस पर एक्चुअल डेटाबेस से चीज़ें फैच करना शुरू करें। किसी के और के पास कोई अच्छा आइडिया है इसका? मेरे पास तो ये 2 आइडियाज़ है, मैं ये 2 यूज़ करता हूँ। नहीं, आई थिंक ये सेकंड वाला जो है ये ज्यादा बेटर है, ये जो कि आप मॉकिंग करा लें और रेपोजिटरी वाले जो मेथड है उस पे आप डॉट देन लगा के देन रिटर्न लगा के और आप एक हार्ड कोडेड एरे लिस्ट रिटर्न करवा लें, क्योंकि वो एक्चुअली वो एग्जैक्ट बिहेवियर ही होगा जो आपकी एंटिटी बाद में रिटर्न कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये दफ़ा लम्हा भाई से पूछ लेता है, लम्हा भाई ड्रॉप हो गए थे। लम्हा भाई, आई गेस नेक्स्ट से मूव करते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग हैं। रोजमीत स्क्रीन शेयर कर रही हो? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। आई गेस रोजमीन नहीं है मेरे ख्याल से। शी सम यस, या शी कैन चलो। नॉट हियर। मुजम्मिल, वो सॉरी वो था मुजम्मिल है हमारे पास, वो भी चलेगा। जी हाँ, मैं हाँ, हूँ। आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये जाजिब भाई आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं कर दूँ? एक काम करते हैं, मैं शेयर करता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, आप शेयर रखें। ओके, ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल होगी मेरी आई गेस। ठीक है, स्टार्टिंग हमने वही की कि हमने रीडमी पढ़ा और हमने कहा कि पहला चीज़ तो ये कि सोशल नेटवर्क एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे यूजर्स एग्जिस्ट कर सकते हो। तो हमने मिनिमल टेस्ट लिखा, हमने कि हमने यूज़र बनाया, हमने कोशिश की क्लास बनाए जो यूजर्स की क्लास हो और वो एग्जिस्ट करते हो। देन हमने जो यूजर्स के ऊपर टेस्ट लिखना शुरू किए सारे। पहला टेस्ट हमारा बहुत सिंपल सा था, अभी तो काफ़ी रिफैक्टर हो चुका है कोड। पहले हमारा ये था कि जो था सोशल नेटवर्क यूजर शुड बी एबल टू पोस्ट ऑन टाइमलाइन। तो हमने एक मैसेज बनाया और हमने पोस्ट का मैसेज बनाया, उसमें पोस्ट भेज दिया। नेक्स्ट हमने बनाया कि यूजर शुड बी एबल टू व्यू टाइमलाइन।
उस पर जो हमने ऑलरेडी यूज़र की टाइमलाइन फैच करी और देखा कि उस तरह ही आ रहा है मैसेज जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हमने बनाया कि शुड बी एबल टू व्यू समवन एल्स टाइमलाइन, तो उस पर था कि यूज़र एलिस गेट टाइमलाइन ऑफ बॉब, तो और टाइमलाइन जो बॉब के मैसेज में हमने डाला हुआ है वही आता था। हमने दोनों यूजर्स बनाए हुए थे, एलिस और बॉब, दोनों के मैसेज डिफरेंट थे, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा स्टार्टिंग इस तरह का हमारा सिंपल टेस्ट केसेस, हम सिर्फ ये 3 फीचर्स कवर कर पाए थे। शुरू हमने जो है वो सारी चीज़ें सोशल नेटवर्क में डाल रहे थे, यूज़र नेम भी वहीं था, टाइमलाइन भी वहीं पे था, ठीक है। फिर ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें आई कि हमें अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जैसे कि हमें जो एक मैप चाहिए था जहाँ पे सारे यूजर्स जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो पढ़े हुए हों। फिर वी रियलाइज कि वी नीड अनदर क्लाउड जो सोशल नेटवर्क हो जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हो, और फिर वहाँ से हम फैच कर सकें कि जब हमें टाइमलाइन चाहिए तो अगले बंदे की टाइमलाइन जो है वो वहाँ से मैप से यूज़र को फैच करे और उसकी टाइमलाइन लेकर आते। फिर वी रियलाइज कि हम यूज़र क्रिएशन भी यहीं पे मूव करनी पड़ेगी। तो यूज़र क्रिएशन जो कि पहले हम इंडिपेंडेंटली कर रहे थे वो हम यहाँ से क्रिएट कर रहे थे, ओके, हम मैप पे स्टोर करा रहे थे और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देते। जो लर्निंग थी मेरी सबसे ज़्यादा इसमें वो ये हुई कि अगर मैं जो है डायरेक्ट रीडमी स्टार्ट से पढ़ता मैं और डायरेक्ट बगैर टेस्ट लेके स्टार्ट करता, तो मैं वही करता कि मैं डिफरेंट क्लासेस बनाना शुरू कर देता कि नेटवर्क होगी और वॉल की क्लास और टाइमलाइन की क्लास, सिर्फ क्लासेस बना रहा होता और बहुत सारा वो कोड लिख रहा था जो कि शायद यूज़फुल नहीं होता। और मुझे बाद में फिर क्या होता कि वो क्लासेस मैं लाइक वॉल्स खड़ी कर चुका होता और फिर मुझे बड़ा मुश्किल होता टू रिफैक्टर कि कौन सी क्लास किस करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए बहुत ईजी था कि क्योंकि हम लोग हर चीज़ जो है वो बहुत मिनिमल कोड में लिख रहे थे, तो जहाँ पे वो रिपीटिशन आती थी हम उसको रिफैक्टर करके फंक्शन में निकाल लेते थे। तो जो कोड का डिज़ाइन था वो फिर बेस्ड ऑन के वो किस तरह फीचर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजन बन रहा था, रेदर देन के जो मैंने शुरू में जो इनिशियली जो ये रीडिंग पढ़ के समझ आया था उसके हिसाब से कोड डिज़ाइन बन रहा होता। तो ये टोटल हमारी लर्निंग थी। अरीबा, रोजमीन, मुजम्मिल कुछ और शेयर करना है इसमें? डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर होती थी टेस्ट ड्रिवन के थ्रू। आवाज़ से सही सही नहीं थी। मैंने कहा बस डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर हो जाती थी Yes. उसके टेस्ट ड्रिवन के थ्रू, वरना बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट होती थी, वो भी यूजलेस आई गेस। तो ये था, हमने पोस्ट बना लिया था, पोस्ट हमने इस तरह से टाइम निकाल लिया था इन मिनट्स। तो जब पोस्ट क्रिएट होती है उस टाइम पे टाइम आ जाता था हमारे पास, और फिर हमने जो है टेस्टिंग के टाइम पे हमने एक मॉक पोस्ट बना ली थी जिसमें हम साथ में जो है वो टाइम स्टैम्प भेजते थे, करंट टाइम स्टैम्प और पोस्ट का टाइम स्टैम्प, ताकि जब उसका टू स्ट्रिंग हो तो वो उसके हिसाब से आ जाए, तो ताकि हम टेस्ट कर सकें क्योंकि डेफिनेटली करंट टाइम स्टैम्प जो हर वक्त अलग होगा और वो भी अलग होगा, तो वो इस तरह कैटर हो जाए। थैंक्स टू लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल वो हो भी आता है। मुजम्मिल कोई और लर्निंग कोई और चीज़ शेयर करनी? नहीं, लर्निंग माशाल्लाह इस चीज़ में हो गई मेरी कि ये टेस्ट ड्रिवन एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है फर्स्ट टाइम मैंने ये करी है, वरना यही होता है कि हम पहले कोड कर लेते हैं देन फिर जाके हम लोग ये टेस्ट केसेस वगैरह लिख रहे होते हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ अच्छी सीखी है कि यार जो हमने काम करना था ना सिर्फ वही कोड किया, उसके अलावा जो हम फर्दर करते हैं वो काम ही हुआ। एक अच्छी लर्निंग है ये। आई गेस सब हो गए। रोजमीन? Yes, sorry, I just returned. मैं अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि I think इस बार I was very much confident about the changes that we were doing, क्योंकि हमको डायरेक्शन मिलती जा रही थी, ऑफ कोर्स सही है। और एक चीज़ और कि ना ये मैंने हमेशा से पढ़ा था कि हमारा जो क्लास नेम होता है, क्लास नेम प्लस मेथड नेम, इट शुड बी लाइक अ ह्यूमन रीडेबल मैसेज जो कि टेस्ट का पर्पस डिपिक्ट कर रहा हो। तो आप उसको कंटिन्यूस ऊपर लाइक सोशल नेटवर्क यूजर शुड बी एबल टू व्यू टाइमलाइन। तो ये जो है वो पूरे कंप्लीट जो है वो पर्पस डिपिक्ट कर रहा है और इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक डिटेल नहीं है।
तो हम लोग को जो नेमिंग कन्वेंशन है वो इस तरह से रखना चाहिए। पढ़ा हमेशा से था लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था इस चीज़ को, तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने में। आई गेस एक चीज़ ये भी अच्छी थी कि हम लोग जो है वो सोशल नेटवर्क यूज़र अलग से बना रहे थे और सोशल नेटवर्क क्लास के अंदर मूव कर गए थे बाद में, लेकिन हमारी कोई भी टेस्ट जो है वो फटा नहीं था, क्योंकि टेस्ट जो है वो इतने इंडिविजुअली लिखे हुए थे उससे कि वो सोशल नेटवर्क के थ्रू भी यूज़र आए तो वो सारे टेस्ट पास हो गए। तो ज़रूरी नहीं होता कि रिफैक्टर करते हैं हमेशा टेस्ट भी हमारे चेंज हो रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स से बिल्कुल डिफरेंट लिखे हुए थे। अगर सब हो गए तो रेट्रो मूव करते हैं।